पर्दा फाड़ने वाला है, पर्दा फाड़ के निकला हीरो। खाना है हाँ, सही होता है ये। और क्या हाल है भाई सबका? अब देखिए, अब मेरे पास माइक नहीं था, मेरा आवाज़ नहीं था, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे। मेरा आवाज़ है तो आवाज़ आया, बोल दिए। तो पढ़ना है मन लगा के, रोज़ क्या मोटिवेशन करना है। और ज़रूरी है कर। सूरज जी आ गए क्या? अरे भाई, बाकी सब फंक्शन संपन्न हो गया और आपके माध्यम से हम भी पटना सुरक्षित आ गए। सूरज जी ने बहुत हेल्प किया वहाँ घुमाने उमाने में हमको। सीतामढ़ी इनके गांव गए थे हम, मतलब सीतामढ़ी शहर गए थे। और बाकी टूरिस्ट प्लेस में जिसका जिसका जहाँ घर है अपना एड्रेस नंबर दे देना। अब किसी का घर होगा मान लीजिए बेतिया वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। कौन कौन है पश्चिमी चंपारण का जी? बस एक है, अरे पूरा चंपारण गायब है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण मिला के बताओ कौन कौन है? एक ही है, पूर्वी चंपारण का नेतृत्व अकेले तुम कर रही हो। अच्छा अच्छा, तुम भी चंपारण से हो? तुम अच्छा अरवल से हो, पता भी किए थे, भूल गए। अच्छा ये बताओ, परवल से नहीं। अच्छा ये बताओ कि राजगीर से कौन कौन है? नालंदा से, राजगीर, तीनों आदमी। अरे कहा हमको घूमने नहीं आता, वहाँ रहने ठहरने खाने पीने का व्यवस्था हम ढूंढ रहे हैं ना। तो आप क्या सोच रहे हैं घुमा देते हैं? सर हमें घूमने नहीं आता है। 3 लोग हैं राजगीर से, प्रॉपर राजगीर शहर में से कौन है? कोई नहीं। अच्छा चलिए हो गया। कौन कौन इसमें गया से है? गया बस, नालंदा में भी हाथ उठाया, गया में भी। तो निहाल नहीं लिखना है। गया से कौन है भाई? रियल गया, गया से आप हैं। कहाँ से गया में? मानपुर, पटुआ टोली से, जगजीवन कॉलेज से हैं हम। जानते हैं मानपुर। गया हो गया। अरवल से कौन कौन था? तुम अरवल से हो? बैठ। अरवल, फतेहपुर संडा कॉलेज, हम मैट्रिक की परीक्षा उसी में दिए थे। और तुम जी कहाँ? बंधुगंज कहाँ बताए थे? अरवल में कहाँ बताए थे तुम? सिद्धार्थ जी बताए थे ना। कहाँ? बंधु बिघाई किधर है? कहाँ उतरेंगे बंधु बिघा जाने के लिए? हाँ करपी है ब्लॉक, मेरा बंसी ब्लॉक है, सेम ब्लॉक नहीं है। करपी हाई स्कूल से हम पढ़े हैं। और कौन अरवल का है? तुम से, तुम तो बेलसार बताई थे। ब्लॉक कलेर है तुम्हारा। जिसका ब्लॉक नहीं पता है उसे पर हम इसका ब्लॉक बता दिए। तुम्हारा कलेर ब्लॉक है। कलेर जहाँ लालू प्रसाद का समधियाना है। लालू प्रसाद अपनी बेटी का ब्याह कलेरे ब्लॉक में किए हैं, एक होगा उधर अरवल में ही, इच्छन भीगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरल रीफ, नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरल रीफ, परवाल भित्ति। आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि भैया कल नहीं आए थे। आप कल नहीं आए थे क्योंकि आपका चश्मा टूट गया था, आपने बताया मुझे, इसलिए नहीं आए थे। चश्मा के बिना नहीं कुछ। अच्छा फिर ठीक है। और को सूरज जी तो खैर ओकेजन में गए हुए थे। सुभाष जी भी कल नहीं आए थे। काहे नहीं आए थे भाई? ठाकुरगंज गए थे। और कौन कल नहीं आया था? इधर लड़कों में भी संख्या कम हो रहा है। क्या बात है जी? संख्या कम होने का वजह क्या है? या तो हम खराब पढ़ा रहे हैं, या सामने वाले पाठक जी खराब पढ़ा रहे हो। सही पढ़ा रहे तो भैया क्या दिक्कत हुआ? फिर लड़के कम क्यों हो रहे हैं? अच्छा कौन कौन इस, अब तो पुराने हो गए, 1 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज किसका किसका पहला क्लास है पहले ये बताओ। ऊपर तक हाथ उठाओ ना, ये पैसा थोड़ा ना लग रहा है। चलिए अच्छा, ये बातचीत
तुम लोग का बेंच चेंज कर देंगे। एक सुनो, एक उसमें से उठो, बीच से उठो, तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ आगे, वहाँ से उठो, एक उठो बीच से, वहाँ से आगे आओ। अगली बार बात करते देख लिए थोड़ा भी, एक को वहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे भैया इस बेंच पे बीच में, ठीक है। अच्छा, कौन कौन इस क्लास के, जो क्लास चल रहा है मिशन 50 में, आपने टेस्ट दिया, फीडबैक फॉर्म भराता रहेगा, वो कागजी काम होता रहेगा, हम ऐसे भी फीडबैक लेते हैं, ऑनलाइन वाले भी लिख देना जी फीडबैक। कौन कौन मिशन 50 का टेस्ट दिया, पास किया, इसमें बहुत लोग पास किए। तो मिशन 50 टेस्ट देकर पास किए, पास करने के बाद जो आपने आशा किया था कि वहाँ जाएंगे तो हमें इस टाइप का पढ़ाई होना चाहिए, जैसे होता ना भाई कि वहाँ जाएंगे तो हमको अच्छा पढ़ाई मिलना चाहिए, मिशन 50 का टेस्ट क्यों देने आ गए आप? जब आपको लगता है कि हम जितना जानते हैं उससे बेहतर नहीं होगा तो हम क्यों टेस्ट देते? टेस्ट आपने इसलिए दिया कि वहाँ पढ़ाई, रंजीत सर का नेतृत्व है, IAS ऑफिसर हैं, तो बढ़िया टीचर को रखे होंगे। तो अभी तक पढ़ के आपको कैसा फील हुआ? मतलब ऐसे नहीं कि मुझे मुंह पर, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन हाथ उठा के देंगे, बढ़िया जिनको लग रहा है। क्लास जिसे हम आए, जिस आशा लेकर के, जो आशा लेकर के हम आए मिशन 50 में, अभी तक क्लास में जो चल रहा है, जो हमारा करेंट क्लास, उस क्लास को से हम सेटिस्फाई हैं, ये पूछना हमारे लिए ज़रूरी है। और सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी लिख के लिखित हमको दें आप, क्योंकि हम सुधार कर पाएँ। क्योंकि हम सुधरेंगे तो अगले बैच में और बेहतर परफॉर्म करेंगे हम। क्योंकि ये मार्केट है, ये कोई गुरुकुल वाला टीचिंग सेंटर नहीं है कि 10 बच्चा भी है चलो जी गुरुकुल है, सेवा भाव से पढ़ाई हो रही है। ये बिजनेस भाव से हो रहा है। पढ़ाई सेवा भाव है एक कि हमें तुमको अच्छा पढ़ाना है, आप अच्छा बनो, लेकिन बिजनेस भी एक दूसरा एंगल है। और बिजनेस तब बेहतर होता है जब मार्केट के कंपटीशन से आप बेहतर करते जाते हैं, मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, उससे बेहतर आप करते हैं तो आपके पास लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, और जो लोग मिशन 50 पास किए वो भी बताएं, नया बच्चा बैठा भी है तो वो नहीं बताएगा, वो खाली देखेगा कि नहीं जो यहाँ बच्चे पुराने हैं वो क्या फीडबैक दे रहे हैं। थोड़ा टेंशन होता है ना यार, जहाँ पर एडमिशन लेने आए हैं, पढ़ने आए हैं, अच्छा पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, मन में चलता रहता है। कई लोग कान में यहाँ आने से पहले भर देते हैं, यहाँ काहे ले जा रहे हो, वहाँ चले जाओ ना, ये भी होता है। कान लोग भरते रहते हैं, लेकिन रियलिटी कोई नहीं जानता क्या रियलिटी है। बोर्ड, पोस्टर, प्रचार आजकल दुनिया में ही चलता है। तो बताइए कि मिशन 50 और जो लोग, ये लोग जैसे एडमिशन वाले हैं, सुभाष हैं, सूरज हैं, अनु कुमारी है, संशु है, ये सब पुराने हैं जो एडमिशन लिए हैं, मिशन 50 वाले नहीं हैं। तो ये लोग भी बताएं कि जो क्लास अभी तक हुआ है भूगोल का या बायोलॉजी का, इस क्लास में आप टोटल जो सोच के आए थे यहाँ पढ़ने मिशन 50 में, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? जिनको लगता है पूरा हुआ वो हाथ उठा दें, उठा दें हाथ। जिनको लगा, मतलब पूरा मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ हम जो चाहते हैं कि जिसके लिए हम आए थे पूरा हुआ तो हाथ उठाइए। हम ऐसे कि पहचान नहीं रहे, सबका हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और 2 लोग हाथ नहीं उठाए बीच में, ये भाई साहब जो लगाए हैं क्या, तो पट्टी लगाए हैं, कोरोना का खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है, काहे नहीं हाथ उठाए दोनों आदमी? हाथ मतलब सेटिस्फाई है तभी, नहीं उठाया तब अभी कारण पूछते हैं आपसे कि आप कमी बताइए कि हम लोग सुधार पाएँ। तो ये फीडबैक हमने अपना ले लिया। अब फॉर्म आएगा तो आप लोग अपना भरते रहिएगा। वो फॉर्म हम लोग नहीं देखते, हम लोग को फॉर्म दिखाया ही नहीं जाता। ऐसे भी दिखाया भी जाएगा तो क्या फ़ायदा है, नाम थोड़ा ना उस पर लिखा रहता है कि किसने क्या दिया है। आप लिख देंगे वेरी 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 बैड, तो कौन उसको वर्स्ट लिख देंगे, एकदम वर्स्ट टीचिंग परफॉर्मेंस। तो अब कौन लिखा है खोजते रहेंगे हम, किसका हैंड राइटिंग है, साइन करो सब, आज पता करेंगे कौन लिखा है। नहीं ठीक है, तो ठीक है भाई, तो मन लगा के पढ़िए। हम इसी तरह से बेहतर काम करेंगे आपके लिए। परवाल भित्ति एक बेहतरीन चैप्टर है बीपीएससी प्रीलिम के लिए, बीपीएससी प्रीलिम के लिए और यूपीएससी प्रीलिम के लिए प्लस GS1 के लिए, GS1 मेंस। सुनिए, कोरल रीफ का जो चैप्टर है, परवाल भित्ति का जो चैप्टर है बच्चों, परवाल भित्ति का जो चैप्टर है, इसी को बोलते हैं मूंगा भित्ति भी। परवाल भित्ति बोलो या मूंगा भित्ति बोलो एक ही बात है। इस बोर्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, नज़दीक में देखो यहाँ तो हीट हो रहा है। परवाल भित्ति और मूंगा भित्ति, ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, ये बीपीएससी के प्रीलिम के में काम आएगा
और यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम में काम आएगा, और मेंस में आईएएस के मेंस के जीएस फर्स्ट पेपर में आपको काम आएगा ये चैप्टर। तो थोड़ा लिख दिया तो इससे आपको क्लियर होगा कि चैप्टर में किसके लिए कहाँ काम आएगा। और थोड़ा इन्वायरमेंट के ऊपर निबंध लिखिएगा तो वहाँ भी काम आएगा ऐसे में। और बीपीएससी में एक जगह और काम आ सकता है, प्री के बाद बीपीएससी मेंस में जीएस सेकेंड पेपर के थर्ड सेक्शन सी सेक्शन साइंस टेक वाला सेक्शन में इन्वायरमेंट से जोड़ के क्वेश्चन आ सकता है। तो जीएस सेकेंड पेपर के सेक्शन सी में ये सवाल आ सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। जब हम सोच रहे हैं कि हर चैप्टर पर ये बात लिखा जाए, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाए कहाँ आने वाला है, कहाँ आ सकता है ये चैप्टर। जीएस के सेकेंड पेपर के सेक्शन सी बीपीएससी में, और यूपीएससी के प्रीलिम में आएगा, और मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर में आएगा, ठीक है। और जीएस फर्स्ट में अगर नहीं आया तो जीएस 3 में आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट वहाँ भी कहाँ लगा हुआ है, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन जो है यूपीएससी में जीएस 3 में लगा हुआ है। इन्वायरमेंट का सेक्शन जीएस 3 में, यूपीएससी की तैयारी करिएगा ना आईएएस का, तो जीएस 3 में इन्वायरमेंट है, और जीएस 1 में भूगोल है। तो भूगोल के हिसाब से आ सकता है और पर्यावरण के हिसाब से आ सकता है। तो ये हमारा पूरा खाका है। अब क्या है ये चैप्टर, बात की बात है। निबंध में भी आएगा, निबंध में भी काम आ सकता है आपका। तो चलिए मिटा रहा हूँ विद्यार्थी जी। अब आप देखिए प्रवाल भित्ति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप एकदम ध्यान सुनिएगा, पिछले किसी भी चैप्टर से इस चैप्टर का कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ये जान जाइए, जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली, कि पिछले किसी चैप्टर से इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। ये सोच के मत बैठिएगा कि हमारी पहली क्लास है जी, तो हम पहले से क्लास 1-2 क्लास या 10 क्लास निकला है तो पता नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा। अब मन में जैसे ये बात आता है, रियल में समझ में फिर नहीं आने लगता है। ये सच्चाई मैं देखा हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि पिछले किसी भी चैप्टर से इसका कोई संबंध नहीं। और यहाँ के जितने बच्चे बैठे हैं सबके लिए नया चैप्टर है, बिल्कुल नया। हर बात इसमें जो बताएंगे सबके लिए नया होगा। जो लोग अभी 2-4 दिन पहले ज्वाइन किए, चाहे आज ज्वाइन किए, जिनका जो छूटा वो कुछ नहीं छूटा। हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारा खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ही एक न्यू बैच आएगा उसमें बैठा के आपको पूरी जो छूटा हुआ पाठ है, मतलब जितना टाइम इनको लेंगे हम ख़त्म करने में, उतना ही टाइम आपको भी ख़त्म करने के लिए हम लेंगे। समझ में आ रहा है बात? इसलिए कुछ आपका छूटे उठेगा नहीं, ये बात क्लियर है। और हम यहाँ से कहीं जा नहीं रहे, में ही रहेंगे। तो देखिए, परवाल का मतलब होता है कोरल अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं परवाल या मूंगा, एक ही बात है। हाथ में भी मूंगा पहनते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो ज्योतिषी के पास जाते हैं कि बहुत चंचल है बाबा, तो नहीं कुछ दे दीजिए पत्थर उत्थर से, दिमागे शांत न रखता है। कैसे शांत रहेगा, बुध का महादशा है। लो एक जाप 2500 रुपया लगेगा, हम कर देंगे। हाँ, और दूसरा जाप, दूसरा पत्थर दे रहे हैं, पत्थर भले 200 रुपया का, वो लग दिए कि 2900 रुपया, 2950 रुपया है, तो हम खरीद लेंगे। नाम लिख के दीजिए, हम हिमालय से लाए हैं, तुमको नहीं मिलेगा। तो भैया मूंगा पहनाते हैं, मतलब पत्थर का अपमान नहीं कर रहे। पत्थर का प्रभाव होता है, जो ग्रह होता है ना, ग्रह गोचर, और जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है उसके अकॉर्डिंग ग्रह गोचर होता है, और उस ग्रह को शांत करने के लिए पत्थर बनाते। इसमें ऐसा नहीं, लेकिन रियल नॉलेज ज्योतिषी का हो तब ना। अब पटना, ये बनारस के संकट मोचन के सामने वाले ज्योतिषी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बनारस में संकट मोचन इतिहास दिए, जान गए, संकट मोचन के सामने कई ज्योतिष केंद्र है, बड़ा बड़ा हीरो हीरोइन के साथ फोटो लगाया हुआ है। सब अंदर घुसिएगा ना तो दीपिका पादुकोण के साथ बाबा का फोटो है, बाबा का फोटो ऐश्वर्या राय के साथ है, बाबा का फोटो कौन है, श्रीलंका वाली जैकलिन फर्नांडिस के साथ है, बाबा का फोटो मनमोहन सिंह के साथ है। अब आप गए तो भैया ऐसी फ्लैट हो गई कि इतना बड़ा बड़ा आदमी बाबा से अंगूठी लिए हैं। आप क्या करना है भैया, तो दिए 50 रुपया, और टेस्ट लेने हम लोग गए। एक आदमी उसमें गया, 2 आदमी गया जो नौकरी ले चुका था, एक सीबीआई इसमें सब इंस्पेक्टर हो चुके थे, और एक आदमी एग्जामिनर हो चुका था। हम गए कि भाई इन लोगों का नौकरी कब लगेगा, बाबा बड़ी परेशान है दोनों आदमी, बताइए। तभी 2 साल तक नौकरी का योग नहीं है। कौन रुद्राष्टक का कौन अष्टक जाप करवाइए, हम करवा देंगे उसमें, उसके बाद आपकी नौकरी हो है 2 लोगों का।
2 साल तक नौकरी के योग नहीं है, यही ज्योतिषी हुआ है। लेकिन रियल में भी ज्योतिषी का ज्ञान कुछ लोगों का होता है, वो देख के बता देंगे आपको कि अगले पल में क्या हो जाने वाला है। हमने देखा, ऐसे भी ज्योतिषी को देखा, वो बता दिया कि अगले पल में ये होगा, वो हो गया वो काम, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब ज्योतिष के भरोसे आप रह जाइएगा। तो एक कॉमन बात वैज्ञानिकता है, सुन लीजिए। गुस्सा अगर आपको ज़्यादा आता है तो मोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं? मोती पहनते हैं। कॉन्सेंट्रेशन भंगे तो मूंगा पहनते हैं। कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए, दिमाग में कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए क्या पहनते हैं? मूंगा, यही मूंगा जो लिखे हैं। और गुस्सा आ रहा है तो जो सफ़ेद वाला नहीं होता है मोती, अब जो पहना है उसमें 90% लोग इसीलिए पहने कि उनको गुस्सा शांत हो जाए। पूछे उनसे, कोई पहना है? कोई पहना है जी मोती? हाँ देखिए, गुस्सा आता था आपको? हाँ देखिए, गुस्सा शांत करने के लिए पहने, ये हमारे बात में मिला दिए। चलिए ठीक है। मुख्य मोती का जो है ना, वो प्रमुख फंक्शन मुझे लोग बताया है, जैसा हम ज्योतिष नहीं है, कि इससे गुस्सा कंट्रोल होता है। अब मूंगा पहनने से आप कंसंट्रेशन लेवल आपका तगड़ा होता है। यस यस। अब शांति रखो भाई। अब उधर हम पूछेंगे सवाल, अगर बताया नहीं बताया तो अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं, क्लास में पढ़ाते समय अगर आप इधर उधर बात करते मिले और क्लास में जवाब नहीं दिए तो हम क्लास से बाहर निकालेंगे। उसके लिए आप बेइज्जती फील करिए चाहे जो करिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई भी बच्चा क्लास में हम बता रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सुन रहे हैं, अब बीच में सवाल पूछे और लगातार 2-3 सवाल पर गड़बड़ाए तो सीधे बाहर निकाल देंगे यहाँ से। हम सीधा बाहर जाइए, कोई यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। हम सबको बता दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, बातचीत कम करना है क्लास के अंदर, नहीं तो फिर सीट चेंज करेंगे हम भाई। आज लास्ट सीट है, अगली बार से कल से हम देख लेते हैं। 2-4 को जोड़ी देख रहे हैं, खूब चल रहा है, वो जोड़ी तोड़ करके हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है ना? हैं हीरा मोती, हाँ जो भी है हीरा मोती का जोड़ी तोड़ देंगे, ठीक है ना? हम जान रहे कि आप लोग कह रहे हैं कि बड़ा आप ही बड़ा बने हुए हैं, अंदर अंदर से घुसा रहा है कि बहुत बड़ा पढ़ाकू बने हुए। जानते नहीं कितना पढ़ाते हैं आप, खाली तो बतियाते हैं। तो निकालेंगे बाहर तो पता चलेगा सबको। चलिए हो गया। तो भैया मूंगा वही है जो आप पहनते हैं हाथ में। तो आप पहनते हैं वो क्या है? एक जीव है, ये समुद्र में उत्पन्न होने वाला एक ऑर्गन है। क्या है भैया? एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गन। समुद्र में उत्पन्न होने वाला क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गन है, माइक्रो ऑर्गन है, जिसका शरीर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हजारों की संख्या में रोज समुद्र में उत्पन्न होते हैं, रोज इनका बर्थ होता है और हजारों की संख्या में रोज ये मर जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है। एक निश्चित कंडीशन, एक निश्चित शर्त पर, दम उतारना नहीं है अभी देखते रहना है सिर्फ। एक निश्चित शर्त पर इनकी उत्पत्ति होती है, एक निश्चित एक फिक्स कंडीशन होता है, एक निश्चित कंडीशन होता है, उस कंडीशन में उत्पन्न होता है। ये हर जगह उत्पन्न नहीं होता। क्या है जी? अमरजीत जी लिखे हैं, ये भी लिखे हैं जो अमरजीते जी हैं, आप भी अमरजीत हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जहाँ मैं पूछूंगा, जहाँ पर आपको पूछना होगा पूछिएगा। एक फिक्स कंडीशन है जिसमें कोरल का उत्पत्ति होता है। कोरल एक जीव है, बस कुछ नहीं जानना है। कोरल एक माइक्रो ऑर्गन है जिसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल एक माइक्रो ऑर्गन है जिसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हजारों की संख्या में सागर में उत्पन्न होते हैं और हजारों की संख्या में मरते हैं। मरने के बाद समुद्र के तली में जमा हो जाते हैं और जमा होते होते हजारों साल में एक दीवार बना लेते हैं। समझ रहे हैं बात? कोई चीज़ जमा होगा, जमा होते होते कुछ दिन बाद दीवार जैसा ना दिखेगा। वो 1 साल 2 साल 5 साल के बाद नहीं है, हजारों साल में क्या होगा? जमा होते होते एक दीवार बना लेगा, एक वॉल बना लेगा। और गांव में दीवार को भित्ति कहते थे पहले। कोई गांव से बिलोंग करते होंगे, इसमें गांव में कौन कौन रहा है बचपन से? सब लोग गांव के ही हैं।
तो गांव में जो रहते हैं उनको पता होगा कि मिट्टी के दीवार को भीत कहते थे या भित्ति कहते थे। नया भित्ति, पुराना भित्ति करते थे ना हम लोग, है ना। तो मिट्टी का बना हुआ जो दीवार होता था उसको भित्ति कहते थे। तो भैया भीत ही होता है इस उच्चारण में, लेकिन भित्ति हम लोग बिहारी आदमी हैं, पूरा कंप्लीट बोलते हैं, है ना। तो परवाल भित्ति या मूंगा भित्ति, परवाल भित्ति या मूंगा भित्ति क्यों बोला गया? क्योंकि परवाल नाम का जीव हजारों की संख्या में उत्पन्न हो रहा था और हजारों की संख्या में तली में जमा हो रहा था और जमा होते होते दीवार बना लिया मूंगा का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया परवाल भित्ति या मूंगा भित्ति। कोई दिक्कत नहीं है। ये महासागर में कुछ निश्चित शर्त पे इनका उत्पत्ति होता, क्या शर्त है बाद में बताएंगे। अब मान लीजिए, अभी बताया था पहले भी एक दिन आप लोगों को, फिर से बता रहा हूँ, जब सागर की लहरों से निर्मित स्थलाकृति बता रहा था, आप अकेले काहे इतना परिश्रम कर रहे हैं वहाँ बैठ के? इधर आ जाइए, जगह खाली है, एसी के चक्कर में बैठे हैं वहाँ। हाँ तो इधर आ जाइए। उतना घूम घूम के परिश्रम जो कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और तुम लोग भी जी, ये आगे 2 लोग बैठे हैं, इधर आ जाइए। पाया के पिलर के पीछे हैं भाई जी, कहाँ गई? आपको दिखाई दे रहा है पूरा बोर्ड आपको? हाँ, हमको लगता पूरा बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इधर आप ही को बोल रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आगे आज एक सीट है यहाँ, झूठ मूठ का कोना में आगे आ जाओ। इधर सीट खाली भी है। हाँ, बीच में कमेंट नहीं करना, जिसमें कोई गुस्सा हो जाता है और फिर टीचर को झेलना पड़ेगा लड़ाई। आप लोग लड़िएगा कि सर काहे कमेंट कर दिया, और हम बीच में फिर लड़ाई छुड़ाएंगे। फिर आप कहिएगा, एक कहे दूसरा कहेगा क्या पक्ष ले रहे थे, बॉयज का बहुत पक्ष ले रहे थे सर। आप कहिए ना सर लड़कियों का पक्ष बहुत ले रहे थे, और हम अब किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे और फिर भी बदनाम। तो इसलिए कोई भी कमेंट क्लास में नहीं करना है अपने उसको, क्योंकि हम कई बार इस लड़ाई को देख चुके हैं। इधर आइए, देखो भाई, कोरल का जमाव मान लीजिए समुद्र में हुआ, तो बताया था ना आपको कि जब किसी भी चीज़ का जमाव हो जाए समुद्र में और समुद्र का पानी उससे घिर जाए, तो ऐसे बने झील को क्या कहते हैं? ऐसे बने झील को क्या बोलते थे विद्यार्थी? लैगून कहते थे। लैगून कह रहे थे ना, दिमाग को प्रोसेस के लिए समय दीजिए, और समय नहीं दे रहे हैं। लैगून याद है आप लोगों को? जब समुद्र में कोई चीज़ जमा हो जाए और जमा होने के बाद तट के साथ पानी घिर जाए समुद्र का, तो ऐसे तो फिर समुद्र जैसा ना दिखेगा, फिर झील जैसा दिखेगा। ऐसे बने झील को क्या बोलते हैं? लैगून। ये हो गया परवाल भित्ति, ये हो गया परवाल भित्ति। क्लियर है? और भारत में लैगून का बेस्ट एग्जाम्पल उस दिन बताया था मैंने, चिल्का लेक, कोलेरू लेक और पुलिकट लेक। चिल्का झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। ये तीनों झील हैं। ये तीनों झील किसका एग्जाम्पल है? लैगून का। बताया था ना, जब समुद्र के किनारे कोरल का जमाव हो जाए और उस जमाव से आकृति झील जैसा दिखे, तो झील जैसी जो दिखने वाली आकृति है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? लैगून। समुद्र के किनारे 2 तरह का झील दिखाई देता है। एक तो समुद्र में किसी भी मटेरियल के जमाव से जो झील बन गया उसको बोलते हैं लैगून, या फिर समुद्र की लहरें समुद्र को अंदर तक काट देती है। समुद्र की लहरें कभी कभी क्या होती है कि समुद्र के तट को अंदर की ओर क्या कर देती है? काट देती है, काफ़ी अंदर तक होता है ना। कहीं पर लहर ज़्यादा तगड़ा है, कहीं पर लहर कमज़ोर है, कहीं पर मजबूत है। जहाँ लहर मजबूत है वहाँ समुद्र के लहरें क्या करेंगी? समुद्र के तट को अंदर तक काट देगी। ऐसा होगा तो अंदर तक काटेगी तो यहाँ भी पानी जमा हो जाएगा, तो ये भी झील जैसा दिखेगा। ऐसे बने झील को कयाल कहते थे। समुद्र की लहरें समुद्र के तट को काट दे, तो काटने से झील जैसा आकृति दिखे तो उसको बोलते हैं कयाल। यानी कयाल जब भी होगा तो उसका एक हिस्सा समुद्र से क्या होगा? जुड़ा होगा। यानी एक बार झील में जहाज पे पानी पे बैठिए, नाव पे बैठिए, सीधे कहाँ निकलिए? समुंदर के सफ़र पे निकल जाइए, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन लैगून में ऐसी बात नहीं है। लैगून में अगर निकलिएगा तो सामने में एक दीवार आपको मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो लैगून कब बोलेंगे? जब कोई जमाव हो जाए, समुद्र तट के पैरेलल में जब कोई
जमाव हो जाए और जमाव के बाद जब झील का निर्माण हो, मतलब पानी घिर गया और झील जैसा दिखने लगा, तो ऐसे झील को क्या बोलते हैं? बोलो, नया बच्चा भी बताना। लैगून बोलते हैं। और जब समुद्र की लहरें समुद्र के तट को काट दे और काटने से झील बने तो उसको कयाल कहते हैं। कयाल अधिकांशतः कहाँ मिलता है विद्यार्थी? केरल में, सब बता चुके हैं। ज़्यादातर कयाल कहाँ मिलते हैं? केरल में। इसका भी एग्जाम्पल बताए थे, अष्टामुदी झील, इसका एग्जाम्पल बताए थे, अष्टमुदी झील, बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील और पुनामदा झील, 3 को बताए थे ना उस दिन। बेम्बनाद झील, उसके बाद बताए थे अष्टमुदी झील और पुनामदा झील। ये तीनों झील कहाँ है विद्यार्थी? केरल में। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कयाल के। ये सब किसके उदाहरण हैं? अब भूलिए कभी, जब समुद्र के पैरेलल में कुछ जमाव हो जाए, चाहे वो कोरल का जमाव हो, चाहे मिट्टी बालू पत्थर का जमाव हो, या जीव जंतु पेड़ पौधों का जमाव हो, किसी भी जमाव के बाद जब समुद्र का पानी घिर जाए तो उसको लैगून कहेंगे। लेकिन जब समुद्र की लहरें काट कर झील बना दे तो उसको क्या बोलते हैं? कयाल। कयाल ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? अरब, केरल में और अरब सागर के तट पर। और लैगून ज़्यादा कहाँ मिलेगा? बंगाल के खाड़ी के तट पर। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा हो गया कयाल और लैगून का कॉन्सेप्ट। एक बात और बता दें, ये जो कोरल रीफ होता है, परवाल भित्ति, उसे बोलते हैं महासागरीय वर्षा वन। महासागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है। महासागरीय वर्षा वन का मतलब, इसको बोलते हैं ओशियन रेन फॉरेस्ट। कोरल रीफ को महासागरीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। कोरल रीफ को महासागरीय वर्षा वन यानी ओशियन रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओशियन रेन फॉरेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? अरे ये बात समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए। सबको आ गया समझ में ये कैसे बनता है लैगून वाला झील? समुद्र में तट के सामने कुछ जमा हो जाए तब बने झील, तो क्या बोलेंगे? लैगून। और जब समुद्र के लहरें समुद्र को काट दे तब बने झील, तो क्या बोलेंगे? कयाल। कयाल ज़्यादातर किसके तट पे मिलेगा? अरब सागर, खासकर केरल में। और लैगून कहाँ मिलेगा? बंगाल के खाड़ी वाले तट पर। याद रहेगा? चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर फोटो खींच लीजिए, जो करना है करिए। हैं? पीछे वाला बैक कर दें। अच्छा, इसको उतार लीजिए, पहले इसको कर लीजिए फिर उसको कर लीजिएगा। जीव है और एक्चुअली उस पर बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम डेवलप करता है। उस क्षेत्र में जहाँ कोरल दीवार होता है ना, उस पर कई वनस्पति पाया जाता है, वेजिटेशन पाया जाता है। जब दीवार बन जाता है ना, वो तो मृत दीवार है, उस पर जब बन जाता है तो उस पर कई सारे वनस्पति वेजिटेशन मिलता है। तो पूरे कोरल रीफ के इलाके को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सही सवाल आपने पूछा। क्यों? जब भी मन में आ जाए तो पूछना है, क्योंकि डाउट आ रहा है इसका मतलब कि आप समझ रहे हैं। बोलो नेक्स्ट। नहीं तो आप फेमस हैं, आपकी पहचान तो अब मेरे नज़र में आ ही गया है। नाम नहीं जान रहा आपका, कोई पांडे याद आ रहा है कुछ। क्या नाम है आपका वैसे? पांडे से धर्म बदल दिया। नाम बता दीजिए रियल। निशांत जी। निशांत हो गए, एक रजनीश जी हैं, एक सिद्धार्थ जी हैं, अमरजीत हैं। आपका नाम क्या था? ऋषभ जी। सबका नाम धीरे धीरे याद कर रहा हूँ। ऋषभ हो गए। आपका नाम क्या है? रत्न। अरे क्या बात है ये, रत्न। रत्न का खजाना, जेम्स। हाँ, रत्न है। और कौन है? किसका नाम पूछना है? आप एक किधर हैं? आगे एक एक करके याद करेंगे ना। और निशांत है इधर। क्या नाम पता? निशांत। रतन निशांत हो गए। निशांत रत्न से याद रखेंगे। इधर तो आगे दोनों को जानिए रहे नाम। उधर देखो टॉप की थी सोनी कुमारी, टॉपर थी, टॉपर का नाम याद आ गया। अब उधर सालू टॉप की थी, सालू का नाम याद है। जो टॉप करे उसका नाम याद हो जाता है। उधर सूरज याद है, सुभाष जी का नाम याद है।
पुराने लोगों में है, प्राचीन काल के विद्यार्थी हैं सब। अब भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, सोचिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो किस कदर बर्बाद हो गया ये साहब को नहीं पता चल रहा है। एक साहब है भारत के, भारत में एक एक साहब हैं, उस साहब को ये पता नहीं चल रहा है कि लोकतंत्र को किस कदर हम बर्बाद कर रहे हैं। किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। और जो उनके समर्थक हैं वो क्या लगाते हैं, तर्क देते हैं कि यार थोड़ा शासक को मुंह नहीं बंद करेगा तो विकास नहीं कर पाएगा। वो मुंह इसलिए बंद कर रहा है कि डेवलपमेंट करना है उसको, या तो आदमी बार बार बोल के तो हर चीज़ में अड़ंगा लगा देगा। देश के भलाई के लिए ऐसा किया है। महंगाई जब कांग्रेस में थी तो लोग क्या बोले, भ्रष्टाचारी है कांग्रेस इसलिए महंगाई है। इनमें जब महंगाई है तो लोग क्या बोल रहे हैं, सब इकोनॉमी से होता है, मैं जानता हूँ बाजार से होता है। गलती ने कांग्रेस ने बीजेपी की, तभी लोग बोलते थे, नरेशन टेस्ट करते थे, सेट करते थे कि ऐसा हो रहा है। हाँ, जब इनके अंदर महंगाई हो तो लोग क्या बोले कि देखो भाई देश का विकास पैसा दोगे तबे ना होगा, डेवलपमेंट चल रहा है तो पैसा महंगाई बढ़ेगा ही। अजीब तरह के नरेशन लोग सेट कर रहे हैं वहाँ से और यहाँ से। कुछ अच्छे काम हुए, मैं उसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो खाली पेट जो है ना, गोली लगी 3 लोगों, गोली मारी गई 3 लोगों को एक ही समय में, एक रेंज से सेम गोली, सेम तरह के इंसान थे तीनों तगड़े, गोली मारी गई तीनों की। एक के मुंह से निकला राम अल्लाह, जो भी निकलता है भगवान का नाम निकला, जिस धर्म का होगा अल्लाह राम किया। दूसरे के मुंह से निकला माओवाद नक्सलवाद, मरते समय। एक ने मरते समय क्या बोला, राम अल्लाह भगवान जो गॉड जो बोला। दूसरा मरते समय क्या बोला, नक्सलवाद माओवाद। और तीसरा मरते समय बोला आलू। आलू पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी कि ऊपर के दोनों के पेट भरे हुए थे और नीचे वाला का पेट खाली था। राम और अल्लाह और भगवान सब निकलता है भरे पेट में भाई, मंदिर मस्जिद सब निकलता है भरे पेट में, खाली पेट में सिर्फ आलू और अनाज निकलता है। जो लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं रोटी के पीछे छोड़ करके, उनको 20-25 दिन रोटी और पानी बंद कर दीजिए, अब बोलिए कि बोलो राम, ना निकलेगा मुंह से राम, गारंटी कर रहे हैं। सच्चाई बात है यही है, रोटी की बात हो पहले, उसके बाद राम की बात हो, अल्लाह की बात हो और गॉड की बात हो, सबकी बात, रहम की बात हो। राम रहीम बाद में आएंगे, पहले रोटी की बात होनी चाहिए। और रोटी ही जो है ना, उसी में राम बसते हैं, छत में राम बसते हैं, अच्छी एजुकेशन में राम बसते हैं, राम मंदिर में नहीं बसते। ये बात समझाए कौन नहीं, यहाँ की जनता को, पगलेट जनता जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहा है, करिए, मैं उसके लिए रोक नहीं लगा रहा हूँ। अल्लाह करने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, पहले रोटी की बात करो, उसके बाद मंदिर की बात होगी, मस्जिद की बात होगी, सबको बात होगी, हेल्थ एजुकेशन इसकी बात हो पहले। अब उसके बाद हमको कैसा लगता है नक्सल ये तो माओवादी जैसा बात आप कर रहे हैं, नक्सल मैं क्या बोलते इसको, कम्युनिस्ट विचारधारा आप लेके बैठे हुए हैं। कम्युनिस्ट लोग ऐसे बात करते हैं, अगर ऐसी बात करना कम्युनिज्म है तो मैं कम्युनिस्ट हूँ, बात खत्म है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, अर्बन नक्सल, देखिए नाम भी दे दिया। सच देखिए, सच्चाई बात जो है मैं बताया, पहले बात होनी चाहिए किसकी, रोटी की। आई भाई साहब कभी रोटी की बात नहीं करते। चलिए न, सही बात है। देखिए मोदी जी का सब काम गड़बड़ नहीं है, मेक इन इंडिया जबरदस्त, डिजिटल इंडिया माने भयानक जबरदस्त। मतलब आज हम बैंक में लाइन नहीं लगते, आधी रात को पेमेंट करना हो तुरंत पेमेंट हो जाता है। तीसरा 370 हटाया गया, किसी की औकात नहीं थी पूरे इतने सालों में कि 370 हटाना, हमको भी लगता था इम्पॉसिबल है, ये जुमला दे के भाई साहब चले गए, उसको हटा दिया गया। राम मंदिर का मैटर कम से कम अब राजनीति तो नहीं होगी 24 के बाद, राम मंदिर के नाम पर चलो मैटर वहीं पर समाप्त हो गया। तो ये सब बहुत बेहतरीन काम हुए हैं, लेकिन साथ में भाई साहब थोड़ा ये भी देखिए कि हमारे कॉलेजेस कैसे हैं। कॉलेज में रिजल्ट जो आ रहा है वो किस तरह के लोग आ रहे हैं निकल के वहाँ से। कॉलेज में ग्रेजुएशन जो पास कर रहा है बच्चा, उसमें कितना % रियल ग्रेजुएट निकल रहा है, कितना % रियल पीजी करके निकल रहा है, पीएचडी करके निकल रहा है। ये भी तो एक बार देखिए। आप बेहतर हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि आप कंपेरिजन करिएगा पिछली सरकार से। आपको कंपेयर करने के लिए थोड़ा ना लाया गया था, आपको लाया गया था क्या कि आप बहुत बेहतर करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे उनसे। तो हर बात में आप कंपेयर, वो देखिए उनको देखे तो कैसा था, हम उनसे तो बढ़िया हैं। ये तो ही हुआ कि फेल जितने लोग थे में सबसे ज़्यादा नंबर हमारा ही हो गया। भाई कोई दिक्कत है? आगे आइए, नथिंग इज बेटर देन समथिंग।
न, लेकिन प्रेस का गला नहीं घोटना चाहिए। इधर आइए, क्षमा चाहता हूँ किसी को अगर बुरा लगा हमारी बातों से, तो हम किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं किए, न किसी एक धर्म का हम विरोध किए। हम तो वो भी कहते, कभी एग्जाम्पल लेते, सीरिया जाइए, कभी सीरिया जाइए और चले जाइए कहाँ, इजराइल के बगल में है गाजा पट्टी, गाजा पट्टी चले जाइए लेबनान, और वहाँ जाकर उनसे पूछिए कि पहले आपका मस्जिद और धर्म आता है कि पहले आपके देश की सुरक्षा आता है। तो जानते हैं क्या बोलेंगे, मुसलमान हैं फिर भी बोलेंगे कि पहले सुरक्षा, अगर देश की सुरक्षा होती तो आज हम भाग के शरणार्थी बनकर जर्मनी या फ्रांस में शरण नहीं लेते। समझो, सूडान के हाल वही है। उनसे बोले पहले देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, और देश की सुरक्षा के सामने अगर कोई धर्म आता है तो उसको कुचल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि धर्म आपका तबे बचेगा जब देश आपका सुरक्षित होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें भी लोग धर्म ला देते हैं, उसमें भी लोग क्या ला देते हैं कि धर्म ला देते हैं। देश की राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, संविधान और राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट। अब देखिए क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन से, यही से बात बेहतरीन होगा जो यूपीएससी में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा। बीपीएससी तो चलते चलते आ जाएगा। कंडीशन क्या क्या है कोरल रीफ बनने का, कंडीशन क्या है विद्यार्थी जी, कोरल रीफ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इस पर। तो पहला कंडीशन विद्यार्थी जी है टेम्परेचर का। समुद्र में एक तो क्लियर बात है कि समुद्र के पानी में बनेगा, ये तो क्लियर है ना सबका कि समुद्र के पानी में कोरल नाम का जीव बनेगा। अब देखिए समुद्र में बनेगा तो जहाँ बनेगा वहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए। तापमान एवरेज अगर देखा जाए तो 19 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, या आप कह सकते हैं 20 से 25 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अपना अपना किताब पढ़िए, सविंदर सिंह पढ़िए तो कुछ और मिल जाएगा आपको, लेकिन यही है 20 से 25 सबसे बेस्ट है, 20 से 25 जीसी लोग पढ़िए या फिर सविंदर सिंह पढ़िए, कोई किताब पढ़ लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी का। हो गया पहला पॉइंट क्या है, 19 से 21 या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, यानी महासागर में जहाँ कोरल का जन्म हो रहा है, समझ रहे बात, वहाँ का तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से चलते हुए 25 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 के पार होगा तो कोरल पर क्या होगा, कोरल प्रॉब्लम में आ जाएगा, जो जीव है वो मरने लगेगा, जीवित नहीं बचेगा। अब 20 से कम भी होगा तो क्या होगा, वो कोरल जो है वो नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा इसका कारण हम बताएंगे। दूसरा जो है वो है लवणता, समुद्र के पानी की लवणता। लवणता का मतलब होता है सैलिनिटी। आपको बताया था 1000 ग्राम पानी में जितना नमक होता है ना, उसी को लवणता कहते हैं। 1000 ग्राम पानी में जितनी नमक की मात्रा होती है उसी को लवणता कहते हैं। और लवणता जो होना चाहिए वो होना चाहिए 27 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से लेकर, कहीं कहीं लिखता है 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, और कहीं कहीं लिखता है 27 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से लेकर 40 ग्राम प्रति 1000 ग्राम नमक की मात्रा। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा 27 फिक्स है, दोनों तरफ 27 क्या है, मैंने समझ गए। समुद्र के पानी के 1000 ग्राम में जितना नमक होता है ना, उसी को हम लवणता कहते हैं। क्लियर है, सबको क्लियर है ना। आप बताया भी था कि समुद्र के पानी में औसत लवणता 35 ग्राम होता है, बताया था ना। तो महासागर के पानी नहीं बताया था तो जान जाइए, महासागर के पानी की जो औसत लवणता होती है वो कितना होती है। महासागर में एवरेज सैलिनिटी कितना होता है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। क्लियर है। महासागर में सबसे ज़्यादा कौन सा नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। नमक खाली सोडियम क्लोराइड नहीं है जी, खाने वाला नमक का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। जो नमक हम खाते हैं उसका फार्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो खाली सोडियम क्लोराइड समंदर में नहीं होता, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कई प्रकार के सॉल्ट समुद्र में मिलते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा लगभग 77% कौन सा नमक पाया जाता है, जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। कैसा चल रहा है बताइए। अच्छा है, ठीक पढ़ा रहे हैं।
निगेटिव कुछ बताइए, खाली पॉजिटिव बोल रहे हैं। हाँ हाँ, साथ साथ मेंस का रखा गया है स्ट्रेटजी कि आपको मेंस भी साथ में कराते जाना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में होता जाएगा, अलग से नहीं कराना है, क्योंकि उससे आपकी तैयारी जो है बिल्कुल एक साथ चलेगा, कुमुलेटिव होता जाएगा। इसलिए आपका आइडिया जो है ज़्यादा क्लियर कट होते जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई पूरी करनी है। आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? पिछली बार हमने दिया था, इससे सब लोग जमा कर दिया, इससे मिल गया है ना? ठीक है, मुझे देखना है। तो कुछ आइडिया मिला है इससे का? इस बार तो अपने से मन से लिखा है ना, कॉपी किया है? हाँ, देखो क्या है मैं बताता हूँ। आप खुद से लिखोगे तो अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। मुझे कुछ नहीं लिखने आता है, अरे देखो क्या है कि जब संसार में आदमी आता है तो ABCD सीखता है, आ सीखता है, सब सीखता ही है ना। तो इसमें शर्माने की क्या बात है कि मुझे नहीं आता है तो कहीं से कॉपी कर रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं। अरे एग्ज़ाम आप फेस करने जा रहे हो, जब तक आपकी राइटिंग स्किल खुद से लिखने की नहीं आएगी तो कैसे आप संभव है कि एग्ज़ाम पास करेंगे। और सभी के सभी PT मास्टर बन के बैठ गया है। मेंस आप लोग करते नहीं हो, रिजल्ट नहीं होता है तो रोते रहते हो। 4 बार दिए, और बहुत सारे लोग हैकरी डालते हैं। UP दिए 4 बार, BPSC दिए 5 बार, इधर दिए 2 बार, इधर दिए 7 बार, कुल मिला के 15 को मेंस दिए हैं। ये तो और ज़्यादा ख़राब बात है। बहुत लोग ऐसा बोलता हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब है आपकी राइटिंग स्किल नहीं है, खाली PT मास्टर बन के बैठ गए हैं। PT मास्टर बनने से रिजल्ट नहीं होगा, मेंस मास्टर बनने से एक बार में रिजल्ट होगा। जैसे PT हुआ, फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होगा। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है राइटिंग करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है, ठीक है। देखो हो सकता है कल हम आप लोगों को फिर से एस्से के लिए बुलाएंगे साथ में पढ़ाने के लिए, एस्से का, ठीक है। एस्से जिसकी अच्छी होगी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल ही बहुत अच्छी होने वाली है। जब राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना है, नोट करनी है। डायरी आप लोगों ने रखा है? पॉकेट डायरी लिया? कोई नहीं लिया? हाँ लिए? पॉकेट डायरी सभी को लेना है, नहीं मिल रहा है क्या? प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अरे पॉकेट डायरी इतना बड़ा होता है, जितना वॉलेट हम लोगों का होता है बॉयज़ लोगों का उतना ही होता है। गर्ल्स के पास ही पर्स होता है, थोड़ा साइज़ कम होता है, बड़ा वाला में रखा रहता है, बड़ा वाला में छोटा रखा रहता है। तो उसी साइज़ का उसी में रखो, एक साइड से एक ले लो, इतना सा डायरी होता है, उसमें लिखो। जो चीज़ें याद नहीं हुई उसको पे लिख लिख के याद करना है। हाँ, और कितने लोगों ने बाथरूम में चिपकाया है जो याद नहीं होता है? कोई नहीं चिपकाया है तो कैसे याद होगा? मतलब सब कुछ आता है, इसका मतलब हम यही समझ के चले ना कि सब कुछ भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पता है। क्या क्या हुआ? देखो हम क्या बता रहे हैं, सिंपल कहानी है। अगर मैं बोलूँ 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ है, आधा तो कन्फ्यूज करोगे पहले। एक आदमी को आएगा, बाकी सब कन्फ्यूज। सर ये मिनिकॉय के बीच होगा, ये अंडमान के ऊपर कि निकोबार के नीचे होगा, कि निकोबार से इंदिरा बीच के कहाँ कहाँ होगा, कौन चैनल, तब कन्फ्यूज करना शुरू करोगे। तो ये केवल एग्जाम्पल है, ये मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ में कन्फ्यूज हो तुम लोग पूरी तरह से। कुछ भी पूछूंगा उसमें थोड़ा कन्फ्यूज करोगे। एक आदमी बोलेगा तो बोलेगा हाँ हाँ यही सही है, वो बोलेगा तो 4-5 को मिलजुल के जो है बताएगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है। ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमने याद करने का पूरी तरीके से भूल गए। सारा कुछ मोबाइल में होगा, स्क्रीनशॉट होगा, वीडियो होगा, मटेरियल अपने पर्स में होगा, और बुक वगैरह जो है आपके टेबल पे होंगे। सबको, किताब को, कॉपी को सब याद करवाना है, अपने ब्रेन में कुछ नहीं रखना है, अपने ब्रेन को कुछ और चीज़ों के लिए रखना है। ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए, लव लेटर कितने लोगों ने लिखा है अब तक? कोई नहीं लिखा? अच्छा आप लिखे हैं, और 2 आदमी लिखा, और कोई लिखा लव लेटर? हाँ, रजनीश जी तो बहुत लिखे हैं, बताइए कौन कौन लिखा है? कोई नहीं लिखा है? व्हाट्सएप पे कितने लोगों ने लिखा है? बताओ जल्दी बताओ, आवाज़ जा रही है मेरे पीछे तक? हाँ बताइए, जनरली पूछ रहा हूँ। किनकी स्पीड सबसे अधिक है व्हाट्सएप पर? मतलब बात करते हुए भी यहाँ दबा के लोग मैसेज कर सकता है।
हाँ, कितने लोगों को? हाँ, इसका भी मुझे लगता है टेस्ट लेना पड़ेगा अलग से। किसकी स्पीड ज़्यादा है फिंगर पे जो है, फिंगर किसका स्पीड ज़्यादा है, लड़का या लड़की जिसका भी, उसको टॉप करेगा तो उसको भी अवार्ड दिया जाएगा। किसकी स्पीड सबसे अधिक है टाइपिंग करने में, कौन माहिर है, क्या कौन लिख रहा है, कौन सही लिख रहा है, कोई गलत लिख रहा है, क्या कहते हैं बताइए। इन लोगों का ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है ना, मैसेज आप लोग करते हैं नहीं करते हैं? चलिए मैं ग्रुप में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप में जुड़ूंगा तो आप लोग दिन रात कॉल करिएगा, इसलिए हम अपना नंबर आप लोगों से दूर रखे हुए हैं, ठीक है, फिर हम परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए नंबर आपको शेयर नहीं किया गया किसी को। जब भी इंग्लिश या हिंदी आप लिखते हैं तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। और दोनों ही जो बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को भी हिंदी सीखना चाहिए और हिंदी वाले को भी इंग्लिश सीखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मीडियम हिंदी है मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है। देखो भाई, अगर हिंदी मीडियम होने के बाद भी इंग्लिश नहीं सीखोगे तो जॉब में जाके बहुत परेशान हो जाओगे। इंग्लिश मीडियम में हिंदी नहीं आती है तो जॉब में जाके परेशान हो जाओगे। अपने लाइफ में बिहार में सर्वाइव करना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही शुद्धता पारंगत होनी बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है कि कोई लैंग्वेज हमें कम या ज़्यादा हो सकता है, पर दोनों में आपकी जानकारी और अच्छी होनी चाहिए। आजकल की जो नई पीढ़ी आई है सीबीएसई स्कूल से, उसका हिंदी बिल्कुल ख़राब है। कई स्टूडेंट को बताना पड़ता है ट्रांसलेट करके, इसका इंग्लिश ये होता है, इसका हिंदी ये होता है, इसका इंग्लिश है उसको हिंदी बार बार बताना पड़ता है। कई लोगों को तो हिंदी में किताब दे दो तो आप 4 पेज पढ़ते पढ़ते बोलेगा कि इसमें तो बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो मुझे पता ही नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं। ये बड़ा विकट स्थिति आ गई है कि हमारा मदर टंग है, अपनी भाषा जो है वही भूल रहे हैं। और अच्छा, वो भी नहीं है कि इंग्लिश हमको आ गया है तो आता है इंग्लिश हमको अच्छे से, ये भी बात नहीं है। आप इंग्लिश भी सही से नहीं लिख रहे हो, नहीं इंग्लिश अच्छा आता, नहीं हिंदी आता है अच्छे से। पिछली बार हमने आप लोगों का ऐसे चेक किया था, 3-4 स्टूडेंट को छोड़ दे तो बाकी सबने गलती लिखा था। अपनी भावनाएं तो लिख दी, वो तो ठीक है, और उसमें से 70% ने कॉपी कर लिया था, तो उसका तो भावना तो कहीं से था नहीं, तो इम्पोर्ट किया गया था, तो उससे मतलब था नहीं मुझे। बाकी ने जो लिखा था उसमें हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ थी। जिन्होंने इंग्लिश लिखा था इंग्लिश में भी बहुत सारी गलतियाँ थी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप अपना लैंग्वेज को जिस मीडियम से हम अपनी बातों को रखने वाले हैं, अगर वो मीडियम मुझे अच्छे से नहीं आएगा, है ना, अगर जिस मीडियम से हम अपनी बातों को रखने वाले वही गलत रहेगा, तो हम मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो हम प्रेजेंट कैसे कर पाएंगे या हम बता कैसे पाएंगे? क्या पॉसिबल नहीं है ना। चलो अब आप लोग क्वेश्चन करो मुझसे, हमने बहुत क्वेश्चन कर लिया तुम लोगों से, पूछो। कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं पूछना है मतलब तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है। बताइए, कुछ नहीं पूछना है। क्या पढ़ा रहे थे आप? कोरल लीफ बता रहे थे ना, कंडीशन, किस कंडीशंस में कोरल लीफ होते हैं, कितना उसमें सूर्य का रोशनी पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, किस परिस्थिति में होनी चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, कौन कौन से समुद्र में किस परिस्थिति में हो सकती है, कोरल लीफ क्या है, सही से बता दिए। कोरल लीफ तुम लोगों ने देखा है जी? कहाँ देखा? कहाँ? अच्छा ऐसा है, हाँ। और यही हो गया, कियारा आडवाणी से मिले हो जी? हाँ, फोटो में मिले हैं। आई लोग बोलेगा सपने में मिले हैं। अच्छा, कोई देखा है तो बोलो, मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने देखा है? अच्छा, और आपने कहाँ देखा है? तो आपने केवल देखा है या फिर उसमें स्नॉर्कलिंग वगैरह भी किया है? डाइविंग वगैरह करके अंदर नहीं गए हैं? आपने कहाँ देखा है? आपको रिसर्च करना था? कहाँ पर? कौन से कॉलेज? अच्छा, पटना मेंस कॉलेज में। तो कहाँ, तो आपको रिसर्च, जब आपको एक्सपेरिमेंट करना था तो कहाँ से कोरल लीफ लाया था? नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? नेचुरल है। किस कलर का था? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। ओके, देखिए कोरल लीफ जो है, पहले तो जैसे पढ़ाया गया तो
ज़रूरी है कि पहले उसका वीडियो देख लें, पहुंच नहीं पाएंगे तो वीडियो देख लें। मल्टी कलर, अलग अलग कलर के होते हैं, कलर लीफ कई प्रकार के होते हैं, उसका बैरियर बनता है, ये बनता है, सब प्रकार बता दिए। अभी तो आना बाकी है, ठीक है। तो वो आपको देखना है, इमेजिन करना है। कोलर लीफ पे जो आइलैंड बन गए हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है। और डेड होते जाता है, नया नया बनते जाता है, और एक आइलैंड बन गया है, सब पता है ना। कौन सा लीफ जो है कोरल लीफ से बना हुआ है? हाँ, लक्षद्वीप पता है, मालदीव है। तो मालदीव लक्षद्वीप जो है उसमें कितने आइलैंड वगैरह है, देखा है? उसमें मानव विहीन कितना है, किस पे 10 में रहता है, बाकी में नहीं रहता है। ओके, ठीक है। सबसे नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है? देखो ऐसा है, जब क्लास हो ना तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च मारो, कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियो होंगे, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का लोगों ने डाला है, ब्लॉग्स बना के कुछ कुछ, उसको आप देखो, ठीक है। अब चूँकि मैं जब गया था, घूमा था सब आइलैंड वगैरह पे, तो मेरे पास पिक्चर वगैरह है, मेरे पास वीडियो तो उस समय थी नहीं, या मैंने वीडियो बनाए नहीं, मुझे बाद में पता चला कि इसका बहुत वैल्यू था। अब जाएंगे तब वीडियो डालेंगे, तुम लोग देखना। तो उसमें हम लोगों ने डाइव करके अंदर घूम के पूरा जो है फिश वगैरह को देखना, उसको छूना, पूरा आपने मूवी में जो देखा होगा उस टाइप से हम लोगों ने पूरा किया था। मैं एक अच्छा स्विमर भी हूँ, अच्छा तैराक हूँ, इसलिए मेरे लिए बड़ा आसान था सब चीज़ों को करना, देखना, ठीक है। तो ये सब तुम लोग जब पास कर जाओगे तो मिलेगा। बीपीएससी पास करने के बाद भी लोग जा रहे हैं हैदराबाद, अलग अलग जगह पे, अपने पैसा से चला जाएगा लोग, ज़रूरत कहाँ है सरकारी स्पॉन्सर का, ले जाना है। लक्षद्वीप अंडमान से ज़्यादा सुंदर लक्षद्वीप, इसमें भी बंगाराम आइलैंड जो है काफ़ी सुंदर। आप किलोमीटर जाओगे, 10 किलोमीटर जाओगे तो भी पानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ही आके एंड होगा। आराम से उसमें हम लोग बैठ के 4 घंटा तक देखते रहते थे पहाड़। अब जो डरपोक है वो नहीं जा पाएगा, कुछ आ जाएगा उठा के खा जाएगा, कुछ कुछ सोचेगा। अच्छा पतला पतला होता है, अपना मजा मस्ती मजाक सब चलता है। तो लाइफ जो है काफ़ी एडवेंचरस हो सकता है, बट दूसरा है कि जब आप स्टडी करो ना तो इमेजिन करो। जैसे आपने बताया विमेंस कॉलेज में आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो इमेजिन करना है, इस तरह का है, ऐसा है, इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में बनता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको सोचना है। उससे क्या होगा कि लॉन्ग लाइफ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो ज्योग्राफी है वो याद करने का नहीं है, समझने का। उसको दिल में उतारोगे, टाइम लगता है। ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट है जो टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब आ जाता है, आदमी जब मृत्यु शैया पे होता है, मरने के कगार पे, तभी नहीं भूलता है। और यही रीज़न है कि हमने भी ज्योग्राफी ये पढ़ा था, तो हम आपसे पूछना शुरू कर दिए है, ऐसा होता है वैसा होता है। मेरा ही पढ़ा हुआ टाइम हो जाता है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे ऐसे होता है पूरा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? इसमें लगता है एसी लगाना पड़ेगा, नहीं? एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आप अपना हैंड राइटिंग को ठीक करिए, सबका मैं दिखाइए क्या क्या कौन लिखा है। ठीक है, लैगून वगैरह जो बनता है, लैगून को आप गूगल पे या फिर यूट्यूब से निकाल के आप दिखाइए लैगून कैसे बन रहा है, पूरा फॉर्मेशन वगैरह उसमें होता है। ये लोगों केवल रट के रखा है कि लैगून कौन सा लैगून वाला है, कौन सा है, केवल रट के रखा है इन लोगों ने कहीं भी। चलो एक और, यहाँ पे एसी नहीं है, और एक वहाँ एसी लगाना पड़ेगा, थोड़ा गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो है हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ट्रांसलेट अपने हिसाब से कर लेते हो, ठीक है ना। छुपाना नहीं है, हटाइए हाथ हटाइए, ठीक है। इसको जो है ना अच्छा साफ लिखते हैं, अच्छे से उसको लिखिए, ठीक है। और कितने लोग हैं जो एग्जाम यहाँ पढ़ाने के बाद जो लिखते हैं उसको फिर से जाकर फेयर करते हैं? घर पे जाकर फेयर नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं? करते हैं? अच्छा, कितने लोग करते हैं? 3 4, और आगे बताओ जी। घर पे जाके फेयर करते हैं आप लोग? अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है, फेयर नहीं करना है, टाइम किल है, ठीक है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहीं पे फेयर करके लिखना है। आप यहाँ पे लिखो तो इतना अच्छे से लिखो
कि लगे कि यहीं मैंने फेयर किया है। यहीं आप अपने लेफ़्ट हैंड में, जो लेफ़्ट से लिखते हैं राइट हैंड में, 2-3 कलर का पेन लेके आइए, ठीक है ना। और सभी के सभी जो पेन है वो जेल पेन होने चाहिए, और जेल पेन से सबको लिखना है। कौन कौन जेल पेन से लिखता है? ये सब मुझे तो सब जगह गड़बड़ पेन लग रहा है जी। ये सब पेन से नहीं लिखना है। नहीं, जेल पेन नहीं है जेल पेन। हाँ, ये जेल पेन है। देखो बताते हैं, जेल पेन से लिखने से हैंडराइटिंग जो है अच्छी बनती है और देखने में सुंदर लगता है। इसलिए आज से सभी लोग अपना जो भी है, ये तो और लगता है अग्नि जेल है, अग्नि जेल है ना। अरे हम भी पढ़े लिखे हैं उसमें, मैंने भी अग्नि जेल को मैं जानता हूँ। 1 रुपया मिलता है, अब अभी शायद 2 रुपया मिलता है। हाँ, तो 1 से 3 रुपया तक पहुँचा है। लिख के फेंकने वाला है, लिखो फेंको। देखो ये पेन आपने जो मेरा दिल खुश कर दिया, ये पेन जो है ना, इसने मेरी किस्मत बदली है। इसी पेन से मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। यही वो पेन है। यह पेन आगे से खुलता है, ठीक है, देखिए। और हम लोग क्या, मैं स्पेशली बाकी का नहीं जानता, इसी पेन से मैंने लिखा है। इसमें देखिए यहाँ पे ग्रिप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ले लीजिएगा। ये देखने के साथ ही मुझे अपना जो है ना यूपीएससी याद आ गया। इसी से पेन से मैं लिखता था, और काफ़ी अच्छा ये पेन है, जेल पेन है। इसके बाद एक आता है लिंक का ही अलग से आता है, विशु करके आता है। एक और पेन आता है। देखो जेल पेन जैसे ही आपने लिखना सुन लीजिए, जेल पेन लिखना जैसे ही शुरू करेंगे, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। कल से कोई भी नॉर्मल पेन नहीं यूज करेगा, जेल पेन यूज करेगा। जेल पेन के आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है, लिखने में आपका फ्रीली हैंड नहीं घूमेगा जेल पेन से, ठीक है। लगेगा कि रोक रहा है, ये कर रहा है, बट ये 2-3 दिन तक चलेगा। 5वें दिन आपको इजी हो जाएंगे। सो जेल पेन से ही लिखना है। पहले ही आपकी शर्त है, एग्ज़ाम में, मेंस में पास करने का पहला कंडीशन है, जेल पेन से लिखना है। जेल पेन से केवल नॉर्मल पेन चला देंगे, नॉर्मल पेन दोनों में देखिएगा, जेल पेन जो है ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जेल पेन आप यूज करिए। 2-3 टाइप का पेन यूज करिए। जैसे ही आपने फिगर बनाया, फिगर को दोनों को अलग अलग डिवाइड करिए। ये मेरा बेस है, ब्लैक से लिख दिया। ये ग्रीन से बना लिया, ये रेड से कर लिया। ग्रीन, रेड और ब्लैक, या फिर आप ब्लू से लिखते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन रखिए। और उससे उसी समय कॉपी को कोशिश करिए कि फेयर करते जाएं। अलग से जाकर फेयर नहीं करना है, उससे क्या टाइम किल होता है। क्लियर है ना? ओके। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बता ही चुके हैं। हार्ड वर्क करना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए? दोनों करना चाहिए। नोट्स बनाना जो है वो हार्ड वर्क है कि स्मार्ट वर्क है? हार्ड वर्क है। नोट्स बनाना हार्ड वर्क है, लेकिन उसका रिवीजन बार बार करना स्मार्ट वर्क है, ठीक है। वो यही है हार्ड वर्क का स्मार्ट वर्क में अंतर। कोई आ गए हैं क्या? अच्छा ठीक, 1 मिनट में मैं आया। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही अंतर है कि हमारे 2 पैर या 2 हाथ में से किसी एक को मांग लेना या किसी एक को इग्नोर कर देना। दोनों ही हाथ की ज़रूरत होती है, दोनों ही पैर की ज़रूरत होती है। यानी कि एक हाथ जो है स्मार्ट वर्क करता है, दूसरा जो है हार्ड वर्क करता है। क्लियर है ना? यही स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर है। स्मार्ट वर्क 2 घंटा करना होता है, हार्ड वर्क जो है 8 से 10 घंटा पढ़ना होता है। तो दोनों ही करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क की विशेषता और फ़ायदे यह है कि आप जल्दी रिवीजन करते हैं और क्या पढ़ना है उसी पे फोकस करते हैं। हार्ड वर्क वह है जो आपसे काम करवाता है। तो दोनों का होना चाहिए। सो मेरे यहाँ मिशन 50 में सभी स्टूडेंट ऑलवेज जो है हार्ड वर्कर भी होना चाहिए, स्मार्ट वर्कर भी होना चाहिए। कभी भी अपने लाइफ में नहीं रखना है कि हमको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करके रिजल्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हार्ड वर्क करके रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि हार्ड वर्क वाले को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क नहीं भी करेगा, रगड़ के पास कर जाएगा। लेकिन स्मार्ट वर्क केवल करना चाहेगा तो विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का कोई मतलब नहीं, आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते। तो आज से ये कॉन्सेप्ट आप लोग भूल जाइए, ठीक है? ओके। और कोई मिथ है तुम लोगों के मन में? हाँ, पॉइंट्स के लिए पूरा नहीं, केवल वर्ड।
वर्ड इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। कोई कोटेशन इंग्लिश में नहीं डालना है, सिर्फ मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स वगैरह है, टेक्निकल वर्ड्स ओनली। ठीक है, जैसे प्रवाल भित्ति कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कोरल लीफ है। आपको लगता है कि प्रवाल भित्ति की जगह कोरल लीफ लिखना आसान है, तो केवल कोरल लीफ ही लिख सकते हैं, बट डिफिनीशन नहीं इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, अगर टाइप्स लिखने हैं कोरल लीफ के, तो वो टाइप्स में 1 2 3 4 जो भी है आपको इंग्लिश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हिंदी में उसको लिखना है। ओके ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेंटेंस वगैरह इंग्लिश में नहीं जाना है, नहीं यही मैं पूछ रही थी, जैसे टाइप्स है इसमें तो 3 टाइप्स होते हैं, तो तीनों का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। और डिस्क्राइब जब करने जाएंगे तो फिर उसको आप लिख के नीचे 2 लाइनिंग खींच के और फिर आप उसको हिंदी में आपको डिस्क्राइब करना है। ये आसान है। ठीक है, बहुत सारे हिंदी के जो वर्ड हैं वो टफ होते हैं, इसलिए उस वर्ड को याद करने नहीं होता है, तो इंग्लिश में उस वर्ड को ही ले जाना ज़्यादा बेटर होता है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ऐसे से मतलब ऐसे से मतलब ऐसे से मैंने सुना, ऐसे उसके लिए मैंने बोला था कि आपको फ्रेमिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, फ्रेमिंग में क्या होता है कि जो आप जानते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, एस्से में बैठ जाइए, जब मैं महिला सशक्तिकरण पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जिनका जो बैकग्राउंड होगा ना, उसी बैकग्राउंड से वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वहीं देखा होता है। और जो आप बोल रहे हैं बेसिक नॉलेज रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो इसलिए होता है कि हमने राइटिंग प्रैक्टिस एस्से प्रैक्टिस नहीं की है। अगर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हमको ये सब बातें नहीं लिखनी है, हमें सीधे मेन पॉइंट पे आके सीधे बात करनी है। ठीक है ना, जैसे पिछली बार हमने जो ऐसे आप लोगों से करवाया था, उसमें 90% 95% लोगों ने कहाँ का कोटेशन है वहीं से स्टार्ट कर दिया था। आप देख लो, यहीं से शुरू किया था सबने, एक दूसरे को एक्सचेंज हमने करवाया नहीं था। गलत है। 73rd अमेंडमेंट के बारे में अगर मैं पूछो पंचायती राज, तो आप लोग का स्टार्टिंग ही होगा 73rd अमेंडमेंट में ये लब शुरू कर देंगे, नंबर नहीं आने वाला है। देखिए क्या है कि जो लोग बाकी लोग लिख रहे हैं ना, वहाँ से स्टार्ट गलती से नहीं करना है, गलती से नहीं करना है जो जहाँ से स्टार्ट शुरू करता है लोग। ठीक है, अब मान लीजिए बिहार में फ्लड है, आप मेंस में लिखने जा रहे हैं, जीएस में या एसए में लिखने जा रहे हैं, तो आप शुरू ही कर देंगे कि बिहार जो है एक तरफ सूखा है, एक तरफ बाढ़ आती है, दूसरी तरफ सुखाड़ आती है, इसके निम्नलिखित कॉज हैं बाढ़ के 1 2 3 4 5, नंबर नहीं आएगा उससे, क्योंकि सब यही लिखने वाला है और यहीं से स्टार्ट करने वाला है। बाढ़ एक विविष्का है, लेकिन नेचुरल जो डिजास्टर है वो कैसे है, वो उसकी बात हम करेंगे ना। और जब भी हम पॉइंट की बात करेंगे कि निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं, कि बजाय जो है जो निम्नलिखित, सब लोग निम्नलिखित लिखेंगे हिंदी में या फॉलो बिलो जो है जो भी लिखेंगे, तो उसके हिसाब से कुछ लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। जैसे निष्कर्ष में निष्कर्षता हम कह सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं। हर बार चेंज करना है हर आंसर के लास्ट में। निष्कर्ष केवल एक तरह से नहीं लिखना है कभी भी, हर आंसर के निष्कर्ष को नए तरीके से आपको निष्कर्ष देना है। समझ में आ गया? नया नया चीज़ जो है ना खिलाते रहना है। बस खाने में सब कुछ प्रेजेंटेशन ठीक है, अचार थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अचार निष्कर्ष है। चटनी उसके हिसाब से प्रॉपरली होना चाहिए। चटनी का मतलब ये नहीं कि ओल का चटनी, आलू का चटनी, अभी टिकोला का चटनी, सब चटनी खिलाना होगा, तब जाकर नंबर जो है 1 1 2 2 नंबर इंक्रीज करेंगे। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से रखना है। बहुत सारे लोग जो है सो पॉइंट्स में सारा आंसर लिखते हैं, नहीं, आप कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स में लिखिए, कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में लिखिए। कई जगह जो है लोग एरो बनाते हैं, तीर का चिन्ह, और सब में वही लिखते हैं, नहीं, कुछ में एरो बना रहे थे, दूसरे में आप थोड़ा सा डॉट वाला बनाइए। ठीक है, डॉट्स, किसी के चेहरे पे कहीं भी डॉट्स नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, एक गर्ल्स हैं सोनी कुमारी, उसके चेहरे पे है, चेहरे पे डॉट्स नहीं है, बिंदी, उसी तरीके का जो है वहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो एक हो गया गोल गोल जो है सही से कर दिए, उस पर आंसर लिखें, गोल गोल किए ऐसे किए, किसी में ABCD लिखे, किसी में 1 2 3 लिखे, किसी में रोमन लिख। ये चेंजिंग आपको अपने ही आंसर के कॉपी में करना पड़ेगा। जितनी भी मेरे तरफ से गुरु दक्षिणा क्या कहते हैं उसको, गुरु मंत्र, वो सब हम आपको टाइम टू टाइम दे रहे हैं।
और ऐसा ऐसा दे रहे हैं जो शायद नहीं दे पाएगा कोई। ठीक है, ये मेरा खुद का किया हुआ है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी से क्लास इन लोगों को फिनिश करा दीजिए, बहुत गर्मी है। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ कल। दूसरा क्वेश्चन क्या बताए भाई? कितना होना चाहिए उस पानी में नमक की मात्रा? और ये नमक जो होता है वो पोषण के लिए होता है। ये जो नमक होता है ये उनके पोषण के लिए ज़रूरी है भाई। प्लीज़, नमक विहीन अगर होगा समुद्र तो वहाँ भी कोरल का उत्पत्ति नहीं होगा, क्योंकि कोरल को जो पोषण चाहिए, खाना पीना चाहिए, उसमें नमक, जैसे आपके खाने में भी नमक चाहिए, टूथपेस्ट में आपका नमक होता है, खाने में भी नमक होता है, दांत मजबूत होता है टूथपेस्ट के नमक से, खाने के नमक से आपका थायराइड ग्लैंड है वो मजबूत होता है। बायोलॉजी मुझे नहीं पता क्या होता है, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो उसी तरह कोरल के भी सर्वाइव करने के लिए, उनको जन्म लेने के लिए लवणता क्लियर एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर होना भी जरूरी नहीं है, नमक की मात्रा होना आवश्यक है। दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है गहराई। तीसरा कंडीशन क्या है? गहराई, डेप्थ। गहराई कितनी होनी चाहिए? तो गहराई औसतन माना जाता है 60 से 90 मीटर। 60 से 90 मीटर, लेकिन 200 मीटर तक परवाल का भित्ति का जन्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचेगा, सूर्य का प्रकाश जहाँ तक, जिस गहराई तक पहुँचेगी वहाँ तक कोरल की उत्पत्ति हो सकता है। लेकिन कोरल के उत्पत्ति के लिए जो बेस्ट कंडीशन है, सबसे बेहतरीन कंडीशन है वो 60 से 90 मीटर। लेकिन अगर कहा जाए कि कहाँ तक बन सकता है, नहीं बोलते ऊपर में किस ऊंचाई तक आप जा सकते हैं, वही बात है किस गहराई तक बन सकता है, अधिकतम 200 मीटर तक। वैसे ज़्यादा आइडियल कंडीशन क्या है? 60 से 90। अब आप बोलेंगे सर कि 60 से 90 क्यों, 60 से 50 मीटर पे क्यों नहीं, 40 मीटर पर क्यों नहीं? बोल सकते हैं आप। इसलिए नहीं क्योंकि 40 मीटर तक या 50 मीटर तक सूर्य का प्रकाश इतना तेज पड़ता है। सुनो, 50 मीटर तक सूर्य का प्रकाश इतना तेज पड़ता है कि 60 मीटर के नीचे में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 25 से ज़्यादा। और जैसे जैसे अंदर जाएंगे टेम्परेचर कमेगा। 90 मीटर के बाद टेम्परेचर 20 के नीचे आ जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाएंगे टेम्परेचर और घटेगा। तो 60 से 90 मीटर के बीच में क्यों कोरल का जमा उत्पत्ति होगा, समझ में आ रहा है? 60 के नीचे सूर्य का प्रकाश, सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन का प्रभाव अधिक होगा। 60 के नीचे में ना, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा सूरज के गर्मी का प्रभाव कमता जाएगा। लेकिन 60 के पहले, 60 मीटर की गहराई से पहले तक क्या होगा? सूर्य का प्रभाव ज़्यादा ना पड़ेगा जी, तो तापमान इतना ज़्यादा होगा कोरल नहीं बनेगा। 60 से 90 के बीच में ये वाला कंडीशन होता है। 90 के बाद कंडीशन धीरे धीरे 20 के टेम्परेचर 20 के नीचे आने लगता है। समझ में सबको आ रहा है बात? इसीलिए 60 से 90 मीटर की गहराई में मिलता है। कितना हो गया? 3। चौथा है नदी का पानी साफ होना चाहिए, सॉरी महासागर का पानी क्या होना चाहिए? महासागर का जो पानी है, महासागर का जल है, उसे साफ होना चाहिए। साफ होना मतलब गंदला नहीं होना चाहिए। क्लीन वाटर, क्लीन ओशियन वाटर, क्लीन ओशियन वाटर, या लिख सकते हैं सेडिमेंट फ्री, सेडिमेंट फ्री ओशियन वाटर। मतलब कि समुद्र के पानी में यदि बहुत ज़्यादा गाद है, कचड़ा है, तब भी कोरल का विकास नहीं होगा, क्योंकि उसका जो छिद्र है, कोरल का जो मुंह है, वो गाद से बंद हो जाता है, जिस कारण से उनका उत्पत्ति नहीं हो पाता। मतलब कि नमक होना चाहिए पानी में, लेकिन उसमें अवसाद या मिट्टी या गाद उसमें होना नहीं चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा 6 नंबर आइए, अच्छा 5 नंबर आइए। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस पानी में नमक की मात्रा नहीं होगी, नमक की मात्रा कम होगी, क्या वहाँ कोरल बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए नदियाँ जहाँ गिरती है समुद्र में ना, समुद्र में जहाँ नदियाँ गिरती है, नदी का पानी लगभग फ्रेश वाटर है,
हालांकि नदी के पानी में भी नमक पाया जाता है। समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा कौन नमक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। लेकिन नदी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड। याद रखिएगा, नदी में सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट पाया जाता है उसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए, जानकारी है तो छोड़ दीजिए। नदी में सबसे ज़्यादा मिलता है कैल्शियम क्लोराइड और सागर में सबसे ज़्यादा मिलता है सोडियम क्लोराइड। और मेंस की बात जहाँ तक, अगर मेंस भी साथ साथ होता तो मेंस ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस के सिलेबस में बीपीएससी में नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस के सिलेबस में नहीं है। ये हमने इन्वायरमेंट से जोड़ भी दिया थोड़ा, और मेरा जो स्टाइल है उसमें इससे आप मेंस का भी आंसर अगर मेंस में कहीं लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आराम से। लेकिन ये जो चैप्टर है ना यूपीए, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है फिजिकल, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये मेंस में आपको बीपीएससी मेंस में सिलेबस में नहीं है। बीपीएससी मेंस में केवल भारत का भूगोल लगा हुआ है, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लगा हुआ है। और ये चैप्टर हमने लिख भी दिया था शुरुआत में बीपीएससी का प्री और मेंस के सेकंड पेपर के 3rd सेक्शन में। साइंस टेक वाले में हो सकता है कि प्रॉब्लम लेकर के आ जाए। हाल में जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कोरल प्रॉब्लम में चला गया है, उस प्रॉब्लम पे विचार दीजिए अपना, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शनल तो अब है ही नहीं, तो ऑप्शनल में तो ऑब्जेक्टिव हो ही रहा है जी, हैं? आ सकता है, करंट अफेयर में भी आ सकता है। हो गया, कितने हो गए भैया? 4। 5वां इसका मतलब सुनिए, तो नदियां जहां गिरती हैं समुद्र में, नदी क्या लेके आ रही है? फ्रेश वाटर। इसीलिए नदी के मुहाने पे कोरल का विकास कम होता है। जहां नदियां गिरती हैं समुद्र में उसको मुहाना कहते हैं, उसको माउथ कहते हैं। वहां पर कोरल रीफ का विकास कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है? क्योंकि नदी फ्रेश वाटर लेकर आती है, जिससे लवणता, जिससे सैलिनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ कोरल का विकास नहीं हो पाता। इसके बाद किसका प्रभाव पड़ता है? महासागर के धाराओं का। महासागर की जो धारा है उसका भी प्रभाव पड़ता है, ओशियन करंट का। ओशियन वेव या ओशियन करंट का भी प्रभाव पड़ता है कोरल की उत्पत्ति में। अब बोले सर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? तो समझ गए, कितना टेम्परेचर होगा वहाँ कोरल बनेगा, इतना नमक होना चाहिए जिस समुद्र में बन रहा है वहाँ कोरल बनेगा। सर ये भी पता चल गया कितनी गहराई में बनेगा, ज़्यादा गहराई है तो नहीं बनेगा कोरल। सर ये भी पता चल गया कि भैया एकदम गंदा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका जो छिद्र है वो बंद हो जाएगा और पोषण नहीं मिल पाएगा। लेकिन धारा कैसे प्रभावित करता है? समुद्र की जो धाराएं हैं ना, जहाँ तहाँ से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल जो है उसको लेकर आती है। समुद्र की धाराएं बहा करके पोषक तत्व, जो कोरल रीफ के सरवाइव करने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो बहाकर समुद्र की धारा वहाँ तक पहुँचाती है, जिससे कोरल के विकास में क्या मिलता है? मदद मिलता है। तो कोरल के विकास में जो 5वां कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? महासागर की धाराएं वो जहाँ तहाँ से कोरल के लिए क्या लाती है? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व बहा कर लाती है, जो काम आ जाता है किसको? कोरल के सरवाइव करने में, कोरल को जीवित रहने में, अपने आप को पोषित करने में, कोरल के भोजन के रूप में काम आ जाता है वो पोषक तत्व। वो बहाकर कौन लाती है? समुद्र की धाराएं। 6ठा जो कंडीशन है जहाँ बनेगा कोरल, जहाँ कोरल को बनना है वहाँ एक विस्तृत समुद्री चबूतरा का होना जरूरी है, यानी फ्लैट सरफेस का होना जरूरी है। यानी ऊबड़ खाबड़ रफ सरफेस होगा या स्लोपी सरफेस होगा तो वहाँ कोरल का विकास नहीं होगा। जहाँ फ्लैट सरफेस होगा वहीं कोरल का विकास होगा। समतल सतह जहाँ होगा कोरल का विकास वहीं पर होगा। याद रखिएगा, जहाँ समतल सतह होगा, अगर फ्लैट सरफेस ना हो, रफ सरफेस हो, ऊबड़ खाबड़ या स्लोपी सरफेस हो, फिसलने वाला, तो वहाँ भी कोरल का विकास नहीं होता। ये कितने कंडीशन हो गए? यही 6 कंडीशन है जहाँ कोरल का विकास होता है। यानी इन 6 को सुन लीजिए, इन 6 कंडीशन को एक साथ जहाँ पर मिलेगा वही कोरल का जन्म होगा। बताइए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 19 से 21 या फिर 20 से 25। लवणता कितनी होनी चाहिए? नमक की मात्रा 27 से 30 या 27 से 40। गहराई कितनी होना चाहिए? 60 से 90, मैक्सिमम 200 मीटर तक कोरल का विकास होगा। तीसरा। चौथा, समुद्र का पानी बिल्कुल गंदा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। नदी के मुहाने पर कोरल क्यों नहीं मिलता? तो वहाँ फ्रेश वाटर यानी कि बिना नमक वाला पानी आके मिलता है।
इससे लवणता कम हो जाती है। इसके बाद महासागर की धाराएं पोषक तत्व लेकर आती हैं जो कि कोरल के लिए जीवित रहने के लिए सर्वाइव करने के काम आता है। इसके कहाँ बनना चाहिए? जहाँ पर सरफेस फ्लैट हो, उबड़ खाबड़ या स्लोपी सरफेस पर उसका विकास नहीं होता। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिए नोट? चलिए, ये हो गया हमारा क्या कंडीशन। तो इन कंडीशन के आधार पर लैगून की गहराई या परवाल भित्ति के ढाल के आधार पर देखो, लैगून की गहराई और परवाल भित्ति में क्या ढाल है? स्लोप है। तो जब परवाल भित्ति दीवार बनेगा तो उसका समुद्र के तरफ स्लोप होगा ना जी। तो स्लोप के आधार पर और उस परवाल भित्ति में लैगून के गहराई के आधार पर हम परवाल भित्ति को 3 भागों में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं? 3 प्रकारों में। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू स्लोप एंड डेप्थ ऑफ लैगून, अकॉर्डिंग टू स्लोप एंड डेप्थ ऑफ लैगून, अकॉर्डिंग टू स्लोप एंड डेप्थ ऑफ लैगून, according to slope and depth of lagoon, there are 3 types of coral reef. There are 3 types of coral reef. लिखिए पहला, लिखिए लैगून की गहराई और ढाल के आधार पर परवाल भित्ति को 3 प्रकारों में बांटते हैं। लैगून की गहराई और ढाल के आधार पर परवाल भित्ति को 3 प्रकारों में बांटते हैं। पहला लिखिए फ्रिंजिंग रीफ। पहला है फ्रिंजिंग रीफ, तटीय परवाल भित्ति। लैगून की गहराई और ढाल के आधार पर परवाल भित्ति को 3 प्रकारों में बांटते हैं। लिखिए पहला तटीय परवाल भित्ति, तटीय परवाल भित्ति। दूसरा लिखिए बैरियर रीफ, बैरियर रीफ यानी अवरोधक परवाल भित्ति। और तीसरा लिखिए एटॉल रीफ यानी वलयाकार परवाल भित्ति। वलयाकार परवाल भित्ति। परवाल भित्ति कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फ्रिंजिंग रीफ नाम से लग रहा है, तटीय परवाल भित्ति नाम से लग रहा होगा कि तट के नज़दीक बनता होगा, तट के साथ बनता होगा। बैरियर रीफ अवरोध पढ़े होंगे आप लोग, हमने पढ़ाया था महासागर की लहरों से बनी हुई आकृतियाँ, उसमें एक अवरोधक पढ़ाया था, टोम्बलो पढ़ाया था, स्पीड पढ़ाया था। अब बात में स्पीड बढ़ गया तो हुक और लूप और मिश्रित हुक सब पढ़ाए थे। तो भैया अवरोधक परवाल भित्ति माने तट से थोड़ा हट के बनेगा, समुद्र के पानी में बनेगा। और एटॉल रीफ यानी हिंदी है बलयाकार, अंग्रेजी में तो समझ में नहीं आ रहा है एटॉल का मतलब क्या है। हिंदी में बलयाकार, इसको देख के लगता होगा कि गोल गोल बनता होगा, है ना? तो गोल गोल बनता होगा, ये पता चल गया। तो तीनों के बारे में बारी बारी से हम तीनों की विशेषता लिखेंगे। लिखिए पहला हेडिंग डाल दीजिए फ्रिंजिंग रीफ। इन सब की बारी बारी से हम लोग क्या लिखे? तटीय परवाल भित्ति हेडिंग डाल दीजिए। लिखिए इट फॉर्म्स नियर कोस्ट, पहला पॉइंट। 3 पॉइंट लिखना है। लिखिए इसका निर्माण तट के नज़दीक होता है। आप बोले कि फ्लैट होना चाहिए, फिर स्लोप बता रहे हैं सर। अरे जो दीवार बनेगा भाई, दीवार बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा ना, समुद्र के तरफ, जब तट के तरफ स्लोप होगा ना। जब दीवार बनेगा तो उसका एक स्लोप होगा, तट के तरफ समुद्र के तरफ एक स्लोप होगा, मतलब सरफेस फ्लैट होगा, लेकिन जो बनेगा दीवार उसका तो कुछ ढाल होगा ना। ये मैं कह रहा हूँ विशाल जी, क्लियर है? तो लिखिए पहला पॉइंट इट फॉर्म्स नियर कोस्ट, इसका निर्माण तट के नज़दीक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें लैगून की गहराई, इसमें लैगून की गहराई, इसमें डेप्थ ऑफ लैगून लिख के डैश दे दीजिएगा।
इसमें लैगून की गहराई 60 मीटर से 80 मीटर के बीच, ये वैरी करेगा अलग अलग किताबों में, लेकिन अभी तत्काल लिख लीजिए 60 से 80 मीटर के बीच होता है। लैगून की गहराई 60 से 80 मीटर के बीच होता है। लैगून की गहराई मतलब समझ रहे हैं बात, आप थोड़ा समझिएगा, आगे हमको डार्विन को भी बताना है। लैगून की गहराई मतलब जहाँ तक दीवार होगा पानी के अंदर, लैगून की गहराई भी तो वहीं तक होगा ना, जहाँ तक दीवार अंदर होगा लैगून भी उतनी गहरी होगी। दीवार की गहराई बताइए चाहे लैगून की गहराई बताइए, 60 से 80 मीटर के बीच, जो आदर्श कंडीशन था उसी के अंदर होता है। ठीक है, लिखिए। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, इसमें स्लोप लिख लीजिए, इसका स्लोप कितना होता है समुद्र की तरफ, स्लोप लिखिए। इसमें स्लोप होता है 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच। स्लोप कितना होता है? 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच स्लोप होता है। इसमें ढाल कितना होता है जी? 3 से 5 डिग्री के बीच इसका ढाल होता है, स्लोप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है सोलोमन रीफ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोलोमन रीफ, सोलोमन प्रवाल भित्ति। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोलोमन प्रवाल भित्ति, यानी सोलोमन रीफ। ये प्रशांत महासागर में है, ये पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है, नोट कर लीजिए, प्रशांत महासागर में। डेफिनेशन क्या है कि ये तट के नज़दीक बनता है। ठीक है, तट के नज़दीक बनता है। इसमें लैगून की गहराई 60 से 80 मीटर, स्लोप कितना है? 3 से 5 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल है सोलोमन प्रवाल भित्ति, बेस्ट एग्जाम्पल है। अब सुन लीजिए मेरी बात, कभी कभी ये प्रवाल भित्ति ज़मीन से जुड़ जाता है, कभी कभी प्रवाल भित्ति ये ज़मीन से जुड़ जाता है। मैंने बताया था टोम्बलो, बताया था ना, टोम्बलो टाइप से या स्प्लिट टाइप का ज़मीन से क्या हो जाता है? ज़मीन से जुड़ जाता है। कभी कभी ज़मीन से जुड़ जाता है मतलब ये समुद्र का किनारा है और ये ज़मीन से कभी कभी प्रवाल भित्ति बना देता हूँ ग्रीन कलर का, ये ज़मीन से कभी कभी क्या हो जाता है? ऐसे जुड़ जाता है। अब समझिएगा बात, ज़मीन से जुड़ जाता है। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, तो समुद्र की लहरें जब लगातार इधर से क्रॉस करती है या टकराती है, तो ये ज़मीन से जुड़ने के बाद रास्ता तो ब्लॉक हो गया। तो होता क्या है कि जब लगातार समुद्र की लहरें इस प्रवाल भित्ति को धक्का देती है, तो धीरे धीरे ये कट जाता है बीच से, तो एक पतला रास्ता निकल जाता है जिससे कभी कभी जहाज पार करने का काम आता है। ठीक है ना, तो ये बीच में कट जाता है कभी कभी। ये जो कटा हुआ भाग है इसी को बोलते हैं बोट चैनल। इसको क्या बोलते हैं? बोट चैनल। क्या बोलते हैं इसको? बोट चैनल। तटीय प्रवाल भित्ति कभी कभी ज़मीन से जुड़ जाता है, ज़मीन से जुड़ने के कारण रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जहाज पार नहीं होते। लेकिन लहरों के कारण ये प्रवाल भित्ति कुछ कट जाता है, कटने के बाद एक पतले रास्ते का निर्माण होता है। उस पतले रास्ते को क्या बोलते हैं? बोट चैनल। पतले रास्ते को क्या बोला जाता है? बोट चैनल। चलिए हो गया। अब लिखिए बैरियर रीफ। अब हेडिंग डाल दीजिए। क्या नहीं बना? इसमें कुछ था, डिग्री उग्री लिख दिए थे ना, सोलोमन रीफ लिख दिए थे ना, खाली यही ना बनाना था आपको। यहाँ बना लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए, आपका है खराब से बनाइएगा। ये प्रवाल भित्ति है, ये तट है, अब अच्छे से बनाइए। इसको बोलते हैं बोट चैनल, इसको बोलते हैं बोट चैनल। बना लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। क्या क्या? हाँ लेगुन भी बनता है। लेगुन बताया ना, लेगुन की गहराई। अरे जो बताया आपको 60 से 80 मीटर, क्या बताया? लेगून में नहीं बनेगा, कोरल रीफ के कारण लेगून बनेगा। हमने क्या बताया कि समुद्र के तट के सामने यदि कोरल का जमाव हो जाए तो उसके कारण जो पानी समुद्र का घिर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेगून बोलते हैं। यही ना बोला? और लेगून किसके कारण बना है? इस कोरल के जमाव से ही तो बना है लेगून। और लेगून के अंदर अगर उतनी गहराई है, उतना टेम्परेचर है, उतना लवणता है, तो वहाँ भी कोरल की उत्पत्ति हो सकता है। धीरे धीरे लेगून भरता रहता है अंदर से,
कटता भी रहता है, भरता भी रहता है। बिल्कुल लेगून जो है झील, उसके अंदर भी कोरल का उत्पत्ति हो सकता है, बशर्ते कि उतना गहराई हो, बशर्ते कि उसके अंदर पानी में उतना टेम्परेचर हो, बशर्ते कि उसके अंदर उतना लवणता हो। सारे कंडीशन होंगे तो कोरल का उत्पत्ति लेगून के अंदर भी होगा। ठीक है, रटिए मत बात को। अब आ जाइए बैरियर रीफ। दूसरा क्या है भाई? बैरियर रीफ। बैरियर रीफ यानी कि अवरोधक परवाल भित्ति, अवरोधक परवाल भित्ति। इसमें लिख लीजिए डेप्थ ऑफ लेग। देखिए इट फॉर्म्स फार अवे फ्रॉम कोस्ट। देखिए इट फॉर्म्स फार अवे फ्रॉम कोस्ट। इसका निर्माण तट से दूर होता है। इट फॉर्म्स फार अवे फ्रॉम कोस्ट। इसका निर्माण तट से दूर होता है। इसका निर्माण तट से दूर होता है। पहला पॉइंट लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें लेगून की गहराई, इसमें लेगून की गहराई, डेप्थ ऑफ लेगून। लेगून की गहराई लिखिए, इसके अंदर लगभग 300 फीट तक होता है। 300 फीट मतलब कितना मीटर हो जाएगा? लेगून की गहराई लगभग 300 फीट तक होता है। मीटर में कितना होगा? है? हाँ, करीब 90, यानी कि आप कह सकते हैं कि 80 से 120 मीटर। इसमें लेगून की गहराई कितना होता है? लगभग मतलब 300 फीट। आप एग्जैक्टली मत लिखिए, आप कह सकते हैं कि इसका गहराई आप लिख सकते हैं 250 से 300 फीट के बीच होता है। लिख लिए भाई। अब मीटर में 80 से 120 मीटर के बीच होता है। इसमें स्लोप जो होता है, ये स्लोप होता है 15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच। इसका स्लोप होता है 15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच। गहराई कितना है लेगून का? 250 फीट से 300 फीट के बीच, 80 मीटर से 120 मीटर के बीच। स्लोप कितना है? 15 से 45 डिग्री के बीच। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। कल बताया था, ग्रेट बैरियर रीफ। यह है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में इस तरीके से है, मतलब कि निचला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नज़दीक है और जो उसका उत्तरी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी दूर है। निचला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से करीब 11 किलोमीटर दूर है और ऊपरी हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से 128 किलोमीटर दूर है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 1920 किलोमीटर है। सोचिए कितनी लंबाई में बना हुआ है। भारत की टोटल लंबाई कितनी है? इंडिया की कुल लंबाई कितनी है? 2933। अब 3214। इस कोरल रीफ की लंबाई है 1920 किलोमीटर। इतना लंबा माइक्रो ऑर्गन का जमाव हो गया था और एक पल में इंसान इसको ख़राब कर रहा है। टूरिस्ट प्लेस बना दिया, घूमने का स्थान बना दिया। जब भी इंसान जाता है गंदगी करके वहाँ से आता है तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो। तो मैं बताऊँगा कोरल ब्लीचिंग क्या होता है इसी में। 128 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्सा से दूर है और निचले हिस्सा से 11 किलोमीटर दूर है। इसकी टोटल लंबाई कितना है? 1920 किलोमीटर। ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और जब ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे तो यहाँ पर कोरल सी लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पर कोरल सागर मिलेगा। इसीलिए यहाँ के समुद्र का नाम क्या पड़ गया? कोरल सी। इसीलिए यहाँ के समुद्र का नाम पड़ गया कोरल सी। तो बैरियर रीफ में क्या है विशेषता? पहली कि तट से थोड़ा दूर बनेगा। दूसरी विशेषता क्या है? इसमें लेगून की गहराई 80 से 120 मीटर के बीच होगा। इसका जो स्लोप होगा वो 15 से 45 मीटर के बीच होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में है। इसका उत्तरी हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से 128 किलोमीटर और निचला हिस्सा 11 किलोमीटर दूर है। टोटल लंबाई कितना है? 1920। टोटल कितना? 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उतार लिए इसको सब लोग। अब लिखिए एटॉल रीफ, वलयाकार प्रवाल भित्ति। अब हेडिंग डाल दीजिए वलयाकार प्रवाल भित्ति।
हेडिंग डाल दीजिए आप। उतारना है क्या? अभी उतारिए, लिखिए। इतना याद करने की जरूरत नहीं, 11 किलोमीटर 128 को अभी नहीं पूछा जाएगा, न इसकी लंबाई पूछा जाएगा। लिख लीजिए खाली ग्रेट बैरियर रीफ इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड। लिख लीजिए ग्रेट बैरियर रीफ इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। बस इतना ही पूछा जाएगा। कभी भी आज तक हमने क्वेश्चन नहीं देखा कि इसकी लंबाई कितनी है, ऑस्ट्रेलिया से कितना दूर है। ये क्वेश्चन आया कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं आया इसकी लंबाई कितनी है। अगर आएगा तो ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अब लिखिए एटॉल रीफ यानी वलयाकार प्रवाल भित्ति। एटॉल रीफ यानी वलयाकार प्रवाल भित्ति। वलयाकार प्रवाल भित्ति आप बोले सर कि रीफ जो है वहाँ सेडिमेंट में नहीं बनता। अगर सेडिमेंट पानी में है तो नहीं बनता, फिर लैगून तो सेडिमेंट के जमाव से ही बन रहा है। अरे बेवकूफ़, हम वो बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ का जमाव अगर तट के सामने हो जाए, चाहे वो कोरल का जमाव हो जाए या जीव जंतु का जमाव हो जाए या मिट्टी बालू का जमाव हो जाए, तो उससे लैगून बनेगा। लैगून बस समुद्र का पानी घिर जाए किसी भी चीज़ से तो लैगून हो, उसको बोलेंगे। लेकिन जो कोरल बनेगा ना, वहाँ पर पानी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा नदियाँ मिट्टी और साथ लेकर आ रही है, गंगा नदी अगर बहुत मिट्टी काट के ले आ रही है, तो गंगा नदी के मुहाने पर कभी कोरल का विकास नहीं होगा। गंगा नदी के किसी भी नदी के मुहाने पर ऐसी नदियाँ जो बहुत ज़्यादा मिट्टी काट कर ले आती है, वहाँ दो कारण से कोरल नहीं बनता। एक कारण तो मिट्टी बहुत ला रही है, इससे पानी गंदा हो रहा है, और दूसरा कारण साफ पानी। इस कारण से नदी के मुहाने पर कोई कोरल का विकास नहीं होता। मतलब सेडिमेंट अगर उसके सामने जमा हो जाए और उससे भी पानी घिर जाए तो उसको लैगून कहेंगे। लैगून का मतलब ये नहीं खाली कोरल का जमाव हो जाए तो उससे लैगून बोलेंगे। किसी भी तरह के जमाव से समुद्र का पानी घिर जाए, झील जैसा दिखे तो लैगून बोलेंगे। क्लियर है ना? विशाल जी एक बार बोलिए, समझ में आया? अब ये वलयाकार प्रवाल भित्ति। वलयाकार प्रवाल भित्ति कहाँ बनेगा भाई? गोल कब बनेगा? जब कोई आइलैंड के चारों तरफ बनेगा। ये जब किसी आइलैंड के चारों ओर इसका विकास होगा तभी ना गोल होगा जी। देखिए, इट फॉर्म्स अराउंड आइलैंड। इसका निर्माण द्वीप के चारों ओर होता है। इसका निर्माण द्वीप के चारों ओर होता है। द्वीप के चारों ओर होता है। इसमें लैगून का गहराई, डेप्थ ऑफ लैगून लिखिए। लैगून की गहराई 240 से 420 फीट तक होता है। 240 फीट से 420 फीट तक होता है। क्या कह सकते हैं आप? 40 से 70 फैदम के बीच होता है। 40 फैदम से 70 फैदम के बीच होता है। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर। इसमें लैगून की एक फैदम, समुद्र की गहराई हम फैदम में ही मापते हैं, तो एक फैदम में कितना? 1.8 मीटर होता है। तो 40 फीट से 70 फीट के बीच लैगून की गहराई होती है। हो गया? एक फैदम बराबर 1.8 मीटर, गुना कर लीजिए, 70 गुना 1.8 जो भी आएगा। अच्छा चलिए, हो गया। अब आइए, स्लोप कितना होगा? स्लोप लिख लीजिए। इसमें होता है 45 डिग्री से अधिक। 45 डिग्री से अधिक, मोर देन 45 डिग्री। मोर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से अधिक स्लोप मिलता है यहाँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लक्षद्वीप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जी? इंडिया का लक्षद्वीप। बहुत सारा है। अगर उधर देखेंगे तो जितने आप देख रहे हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इसमें कई सारे कोरल हैं। आप प्रशांत महासागर में जाइएगा ना, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में जाइए और फिलीपींस के ईस्ट में जाइए तो खाली आइलैंड्स का जमावड़ा मिलेगा। उसमें मेलानेशिया, उस आइलैंड के जमावड़े का नाम है मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। इसमें लाखों आइलैंड्स हैं। इसमें अधिकांश कोरल से बने हैं। क्लियर है? और सब आइलैंड कोरल से बना। और सब किसका एग्जाम्पल है? एटॉल का। सब किसका एग्जाम्पल है? एटॉल का। भारत में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? लक्षद्वीप। मालदीव जो नीचे है भी, मालदीव भी नीचे कहिए। भारत में लक्षद्वीप है, नीचे मालदीव है।
नज़दीक की बात करेंगे तो। लेकिन अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान में, पूरा अंडमान में आपको कोरल आइलैंड नहीं मिलेगा। वहाँ पर अंडमान का अधिकांश हिस्सा बना हुआ है लावा से। अंडमान निकोबार का अधिकांश हिस्सा किससे बना हुआ है? लावा से। वहाँ पर बहुत कम आपको कोरल मिलेगा। हालांकि कोरल आपको मन्नार की खाड़ी में भी मिलेगा, आपको कोरल कच्छ की खाड़ी में भी मिलेगा, कोरल आपको लक्षद्वीप में मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा पूछे कोरल कहाँ मिलेगा तो लक्षद्वीप में मिलेगा। हाँ आता है, कहाँ मिलता है कोरल, कहाँ कोरल नहीं मिलता है। अब आ जाइए, अब है कि अब आप पूछेंगे कि सर आपने कहा है अभी तक आप बोलेंगे सर आपने कंडीशन में, विशाल जी जो क्वेश्चन पूछना था वो पूछे नहीं आप। क्वेश्चन आप पूछेंगे सर अभी आपने कहा कि 60 से 90 मीटर के बीच बनता है, बेस्ट कोरल जो है कहाँ विकसित होगा? 60 से 90। लेकिन उससे ज़्यादा गहराई में भी कोरल का विकास आप आसानी से कर रहे हैं। क्या कारण है कि कुछ कुछ कोरल की जो गहराई है, सुनिए, कुछ कुछ जगहों पर कोरल की गहराई 1000 मीटर तक भी मिलता है। कहीं कहीं कोरल रीफ की गहराई समुद्र के पानी में 1000 मीटर तक मिलता है। तो यहाँ कंडीशन फेल ना हो गया जी। हमने कहा कि अधिकतम 200 मीटर तक मिलेगा। भाई कोरल रीफ अगर मिल रहा है 1000 मीटर तक, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर अंदर पानी में भी कोरल मिल रहा है, तो फिर कैसे वहाँ कोरल बना? तभी तो वहाँ मिल रहा है। तो फिर 200 मीटर पर कंडीशन खत्म हो गया, फिर वहाँ क्यों कोरल मिल रहा है भाई? तो इसका जवाब देने के लिए कई लोग आए। उसमें सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है वो डार्विन का है। किसका है? डार्विन का। डार्विन ने 1838 और 1842 में मिलाकर एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था सबसिडेंस थ्योरी। सबसिडेंस थ्योरी यानी भू अवतलन सिद्धांत। भू अवतलन सिद्धांत, ये वही डार्विन हैं जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था। ये वही डार्विन है जिनके नाम पर डार्विनिज्म और लैमार्किज्म है। एक लैमार्क अलग विद्वान है, डार्विन अलग विद्वान है। जीवों का विकास कैसे हुआ, विकासवाद को लेकर लैमार्क का अपना कॉन्सेप्ट है और डार्विन का अपना कॉन्सेप्ट है। डार्विन कहता है कि एक व्यक्ति कैसे अपना जेनेटिकल चेंज करता है और लैमार्क कहता है कैसे अपना चेंज जेनेटिकल करता है। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये वही डार्विन है जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक थ्योरी दिया। ये वही डार्विन है जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और जो फिट नहीं उसको प्रकृति चबा जाएगी, खत्म कर देगी। यानी जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हिंदी में योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता उसी की होगी जो योग्य होगा। ये कंपटीशन में भी चलता है कि जो भैया योग्य बनेगा वही टॉप 324 में आएगा, टॉप 800 में आएगा, जितना सीट होगा उसके अंदर आएगा। फॉर्म भरने के लिए 500 भरेगा आदमी। क्या है भैया? योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया? डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। और डार्विन ने दिया कोरल रीफ इतनी गहराई में कहाँ से, इतनी गहराई में कोरल मिलता है तो क्यों मिलता है, इसके लिए सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। और बताया कि ना आप गलत हैं, ना कंडीशन गलत है, ना कोरल रीफ का बनना गलत है। बीच का रास्ता उन्होंने निकाला और एक उन्होंने थ्योरी दिया। उस थ्योरी छपा, उनका एक शिष्य था डेविस, अमेरिका का, ये अपने जर्मनी के थे, खुद जर्मनी के थे। इनके शिष्य का नाम था डेविस। उन्होंने किताब लिखा द कोरल रीफ प्रॉब्लम, द कोरल रीफ प्रॉब्लम। ये किताब है किसका? डेविस का। इसी किताब में थ्योरी छपा। डार्विन के जो थ्योरी था ना वो लेके पैकेट में घूम रहे थे। तो चेला बोला कि सर हमें किताब लिख रहे हैं, हमको दीजिए, छाप देंगे। बोले तो तुम अपना नाम लिख देगा तब? बोले कि हम आप ही का नाम लिखेंगे, दीजिए ना, नीचे लिख देंगे डार्विन द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो ये छपा इसी किताब में। पहले दिए 38 में सिद्धांत, फिर बाद में उसमें करेक्ट किए और फिर उसी को इम्प्रूव करके कब दिए? 1842 में। और ये सिद्धांत आया डेविस का, किस किताब में छपा? द कोरल रीफ प्रॉब्लम। इनका चेला था डेविस। इनके 3 शिष्य थे, डार्विन के 3 शिष्य थे, डेविस, डाना, डेली। डी से तीनों का नाम था, अपने भी डी से थे। डी के 3 शिष्य थे, ट्रिपल डी, डेविस, डाना, डेली। तो भैया ये डेविस महोदय किताब में छपा। सिद्धांत में था क्या? डेविस, सुन लो बात मेरी, अभी लिख दिए तो सुन लो। क्यों बनता है उतनी गहराई में? उन्होंने कहा कि देखिए, बनता तो अधिकतम 200 मीटर तक ही है, बनता तो कोरल 200 मीटर तक ही है, कंडीशन बिल्कुल सही है। तो फिर उतनी गहराई में कहाँ से? तो उन्होंने व्याख्या किया। एक्चुअली मान लीजिए कि यहाँ पर 200 मीटर अधिकतम गहराई है, यहाँ कोरल बनना शुरू हुआ, मरना शुरू हुआ, जमा होना शुरू हुआ, बनता गया, बनता गया, बनता गया, एक दीवार बन गया। एक समय आएगा
जब गहराई जो है दीवार पर के ऊपर के पानी की जो गहराई है वो गहराई 60 मीटर के कम हो जाएगा। एक समय आएगा जैसे 200 मीटर गहरा शुरुआत में थी, लेकिन जब दीवार बनने लगा तो दीवार के ऊपर एक समय आएगा ना जब पानी की गहराई हो जाएगा मात्र 60 मीटर से कम, 50 मीटर हो जाएगा या 40 मीटर हो जाएगा। और दीवार के ऊपर अगर पानी में डुबकी लगाएंगे तो कितना मीटर मिलेगा? दीवार उठता जाएगा तो गहराई कम ना होता जाएगा जी। एक समय आएगा जब कोरल का निर्माण बंद हो जाएगा, दीवार चबूतरा का काम करेगा। दीवार बना, वो क्या किया? चबूतरा का काम, उसी पर फिर कोरल का जन्म हुआ, फिर जमाव हुआ, ऐसे करते करते दीवार बनता गया। एक समय आएगा जब वहाँ गहराई दीवार के ऊपर कम हो जाएगा, सूरज का प्रकाश तेज पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसे में वहाँ पर कोरल का विकास हो पाएगा? अब नहीं हो पाएगा। तो बोले तो बताइए गहराई कहाँ बताया आप, कितनी गहराई में कहाँ से? तो बोला कि उसी समय भू हलचल होगा, कोरल का निर्माण बंद हो जाएगा, उसी समय भू हलचल होगा, समुद्र में भूकंप आएगा। अब भूकंप जब आता है तो समुद्र का जमीन या तो ऊपर उठ जाता है तो धंस जाता है। अगर समुद्र का जमीन ऊपर उठ गया तो कोरल रीफ बाहर आ जाएगा, उस पर आइलैंड बन जाएगा, कुछ जीव जंतु निवास करने लगेंगे, इंसान निवास करने लगेगा। अगर धंस गया तो फिर से गहराई मेंटेन, फिर से गहराई, फिर बनने लगेगा कोरल, फिर धंस जाएगा, फिर बनने लगेगा कोरल। अब पता चला 1000 मीटर पर कोरल कहाँ से मिलेगा? इसी को बोलते भू-अवतलन सिद्धांत। समझ में आया? अरे भू-अवतलन सिद्धांत समझ में आया? क्यों कोरल इतनी गहराई में, 1000 मीटर गहराई में कोरल क्यों मिलेगा? उन्होंने कहा कि इसका संबंध भू हलचल से है, इसका संबंध उसके कंडीशन से नहीं है। जब भू हलचल के कारण समुद्र क्या होता है, नीचे धंसता है, अगर उठेगा तो दीवार बाहर आ जाएगा, आइलैंड के रूप में दिखेगा। एक दिन आपको बताया था कि आइलैंड 3 प्रकार का होता है, कोरल आइलैंड, लावा आइलैंड, इमरजेंस आइलैंड बताया था आप लोगों को, जिसमें एग्जाम्पल दिया था वहाँ वाला अल्लाह बांध का एग्जाम्पल दिया था। 3 तरह का बताया था आपको आइलैंड। आइलैंड समुद्र में 3 प्रकार का पाया जाता है। कोरल आइलैंड, समुद्र में कोरल के जमाव जब बाहर निकल जाए या तो जमा होते होते बाहर निकल जाए। कोरल बाहर क्यों निकलता है? कोरल बाहर निकलने का 2 कारण है। या तो कोरल, सुन लो, कोरल के बाहर पानी से निकलने का 2 कारण है। या तो समुद्र का स्तर पीछे चला जाए, कभी कभी ऐसा होता है समुद्र के तल में परिवर्तन हो जाता है, जिससे पुराने सारे कोरल क्या आ जाते हैं समुद्र के बाहर। या फिर क्या हो जाए, समुद्र में भूकंप आ जाए जिससे समुद्र का तल ऊपर उठ जाए, तब वो बाहर आ जाते हैं। और जब वो बाहर आएंगे तो क्या बनेंगे? आइलैंड। तो भैया धंस गया तो फिर से गहराई में कम था, जिसके कारण कोरल बनना बंद हो गया था। धंसने से गहराई मेंटेन, फिर बनने लगा, फिर धंस गया। इस तरह से 1000 मीटर में भी बने हुए प्रवाल भित्ति की व्याख्या की जा सकती है। और डार्विन ने कहा कि भारत के 95%, भारत नहीं, दुनिया के 95% कोरल जिसकी गहराई ज़्यादा है वो सभी जगह पर भू अवतलन के प्रमाण हैं, सब्सिडेंस के प्रमाण मिलते हैं। 5% छोड़ दिया जाए तो 95% कोरल जिसकी गहराई ज़्यादा है उसमें भू अवतलन के प्रमाण मिलते हैं, ये डार्विन ने कहा। और डार्विन का यही सिद्धांत है। डार्विन ने कहा कोरल बनता है, फिर उसके बाद कोरल क्या हो जाता है? कोरल मान लीजिए कि ये पुराना वाला कोरल है, उसके बाद एक नया कोरल बना, धंसता चला जाता है, जिसके कारण इसकी गहराई क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। भू-अवतलन सिद्धांत में डार्विन ने कहा इस तरीके से गहराई बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं भू-अवतलन सिद्धांत। हो गया? समझ में आया सबको ये बात? अब आ जाइए अंतिम पॉइंट। हम जानते हैं आपको गर्मी लग रहा है, अब तक ख़त्म हो जाता, लेकिन चलिए कुछ अच्छी बातें भी आपको लिखना सही ज़रूरी है। ये बात सर ने कहा कि रोज़ लिखिए। वैसे भी आप सुनते होंगे बड़े बड़े पत्रकार जितने भी हैं या जितने बड़े लोग हैं भारत के, जिनको आप इंटेलेक्चुअल मानते हैं, जिनकी बात लोग सुनता है पूरा भारत, कि स्पेशली अच्छा ये बोल रहे हैं तो सुनते हैं जी, ऐसे लोग हैं कई भारत में। तो उनके बारे में सुनिए, सुबह उठ के वो पहले पढ़ते हैं 2 घंटे और फिर अपना विचार वो डेली 3-4 पेज लिखते हैं। उनको परीक्षा नहीं देना है, फिर भी वो अपने विचार लिखते हैं। कई लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जी भी खूब अपने विचार सुबह में लिखते हैं उठ के। ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में भी कहता है कि सुबह में अपना व्यायाम वगैरह करने के बाद वो पूरे सारे जितने भी अखबार आते उस अखबार को पढ़ती है और फिर 3-4 पेज 5 पेज में अपने विचार वो डेली लिखती है। तो लिखना ज़रूरी है, लिखने से आपका विचार लिखते लिखते बनता चला जाता है। न बताया था कि निबंध की कोई क्लास नहीं होती। निबंध क्या है कि लिखते लिखते आपके अंदर विचार डेवलप होते जाएंगे और बेहतर से बेहतर आप करते जाएंगे। निबंध का कोई क्लास नहीं होता। हो गया? अब देखिए कोरल ब्लीचिंग, हेडिंग डाल दीजिए कोरल ब्लीचिंग। थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा टाइम ना लेंगे, 5 मिनट में ही हो जाएगा, छोड़ के जाने पर क्या फ़ायदा है। कोरल ब्लीचिंग यानी
परवाल विरंजन, परवाल भित्ति में लगने वाले रोग को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग या परवाल विरंजन। हेडिंग डाल दीजिए। बुक का नाम है साहनी खातून, द कोरल रीफ प्रॉब्लम। कोरल ब्लीचिंग, देखिए परवाल भित्ति में लगने वाला बीमारी, डिजीज इन कोरल रीफ। ये क्या है भैया? पहली पॉइंट तो लिखिए, परवाल भित्ति में लगने वाली बीमारी। परवाल भित्ति में लगने वाली बीमारी, ये बीमारी कैसे लगता है, इस पर मेन बात हमको करना है। परवाल भित्ति में का नष्ट, परवाल भित्ति कैसे नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या है मैं बता दूं। मान लीजिए कि ये कोरल है, ये कोरल है। कोरल एक जीव है, ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता, ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता। इसको भोजन मिलता है एल्गी से, इसको भोजन मिलता है बच्चों, इसके ऊपर हर एक कोरल के ऊपर एल्गी का एक लेयर होता है। हर एक कोरल के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का एक लेयर होता है, और ये लेयर जो होता है सूरज के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हर एक कोरल के ऊपर एक लेयर के रूप में फिट होता है, और यही ग्रीन एल्गी सूरज के रोशनी से, सन के रेडिएशन से भोजन तैयार करती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और ये जब भोजन बना लेती है तो क्या करती है कि यही भोजन कोरल को प्रोवाइड होता है इसके माध्यम से, यानी एल्गी के माध्यम से ही क्या मिलता है इनको, ये जो लेयर है अपना वो भोजन तैयार करता है, इनके माध्यम से पोषण किसको मिलता है, कोरल को। क्लियर है, समझ रहे बात? लेकिन जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए समुद्र में, समुद्र में टेम्परेचर जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये जो लेयर है, सुन लीजिए, एल्गी का जो लेयर है, एल्गी मतलब शैवाल, एल्गी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। ये जो कोरल के ऊपर, मूंगा के ऊपर जो शैवाल का लेयर है, समुद्र के तापमान चाहे वो किसी भी कारण से ज़्यादा हो गया हो, चाहे वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को उत्सर्जन से, ग्लोबल वार्मिंग से हो गया हो, या फिर एल नीनो करेंट, आपको एक दिन बताया था, समुद्र में गर्म जलधारा जो चलती है उसको एल नीनो कहते हैं। एल नीनो के कारण या किसी भी कारण से समुद्र का तापमान अधिक बढ़ जाता है, तभी जो एल्गी का लेयर है इस पर से बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? एल्गी का लेयर इससे बाहर निकल जाता है, बाहर, जिससे ये अकेले हो जाता है, इसको भोजन देने वाला कोई बच नहीं जाता। धीरे धीरे जो कोरल का रंग है, ये जो ग्रीन था, इसके कारण ये वाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? वाइट, यानी सफ़ेद हो जाता है। और सफ़ेद होने के बाद धीरे धीरे ये टूट करके गिरने लगता है। इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ब्लीच जानते हैं ना, आप अपने चेहरे का ब्लीचिंग करवाते हैं ना, एक लेयर उतार देता है रगड़ रगड़ के, यही तो करता है। और क्या करता है? जब आप जाते हैं नाई के पास या जो ही बनाता है सैलून में, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, नया सिस्टम में कह सकते हैं, जेंट्स अलग होता है, लेडीज अलग होता है, वो रगड़ते हैं पूरा ऐसे ऐसे करके घंटा तक, है ना। छुएंगे तो वो लगता है कि कोई क्या बोलते हैं, वो एक लेयर हटा दिया है पूरा, वही करते हैं वो। अगर आप पेंट ब्लैक हैं, काले हैं, और तब ब्लीचिंग करवाएं हैं तो और कालापन निकलता है बाहर, एकदम चमकने लगता है कालापन आपका। तो काले आदमी को तो कहीं ब्लीचिंग करवाना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। वो और कालापन निखरेगा, उसको पेंट करवा लीजिए। आज के ज़माने में पेंट हो रहा है, आप कोई भी किसी भी कलर के हैं, फंक्शन में आपको दूसरे कलर में बदल के भेजा जाएगा, पूरा कलर चेंज है आपका। नहीं जी, एक समय था जब कहता लोग फोटो पे भरोसा नहीं करना है, अब सामने चेहरा है उस पर भी भरोसा आप नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए आपको एकदम सुबह सुबह जब आप हाँ, आधार कार्ड से, वेरी गुड। नहीं, अच्छा, आधार कार्ड भी स्मार्ट बनने लगा है अब। हाँ, अब आधार कार्ड वो आ रहा है पूरा कार्ड की तरह, वो कूट और पन्ना वाला मत सोचिए। हो गया भाई, कोरल ब्लीचिंग समझे। कोरल ब्लीचिंग का दो कारण बताया मैंने, ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो प्रभाव, है ना। इसके अलावा कोरल के नष्ट होने की तो दो कारण क्या हो गया, कोरल के नष्ट होने का पहला कारण हो गया कोरल ब्लीचिंग।
कोरल के नष्ट होने का पहला कारण क्या हो गया? कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का दो कारण बताया, क्या क्या? एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग। एल नीनो और माने अंदर में देखा जाए तो यही कॉन्सेप्ट है कि गर्मी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा समुद्र का, तो कोरल खत्म होगा। कैसे खत्म हो जाएगा कोरल? क्योंकि उस पर से एल्गी का लेयर गर्मी के कारण हटने लगेगा, जिससे कोरल को भोजन मिलना बंद हो जाएगा, जिससे उसका कलर ग्रीन से क्या हो जाएगा? वाइट। इसी को क्या बोलते हैं? और आप भी ब्लैक से क्या हो जाते हैं ब्लीचिंग के बाद? वाइट। तो इसी धीरे धीरे आपका चेहरा ढहने लगता है। जो लोग नॉर्मल रहते हैं, कभी ब्लीचिंग नहीं करवाते, उनका बहुत समय तक चेहरा लाइट रहता है। नहीं तो 40 के बाद 45 के बाद वो पूरा चेहरा उनका क्या होने लगता है? वो खत्म, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाता है, जो लोग ब्लीचिंग करवाते हैं। हाँ, और सुनिए, और लिखिए अगला, कोरल रीफ के नष्ट होने के अगला कारण में लिखिए, कुछ बीमारियां भी हैं, उसका भी नाम लिखिए, ब्लैक बैंड रोग। कोरल में एक और बीमारी लगता है जिसका नाम लिखिए ब्लैक बैंड रोग डिजीज। ब्लैक बैंड डिजीज, ब्लैक बैंड डिजीज, ये पॉल्यूशन के कारण होता है। अगला लिखिए कोरल प्लेग। अगली बीमारी लिखिए कोरल प्लेग। कोरल ब्लीचिंग के बाद जो बीमारी लगता है कोरल में, एक है ब्लैक बैंड रोग, ब्लैक बैंड डिजीज। अगला लिखिए कोरल प्लेग। कोरल प्लेग, हाँ, कोरल प्लेग बीमारी नहीं तो प्लेग, बारे बैक्टीरिया से चूहे में होता है ना, वो तो दूसरा है। तो यहाँ कोरल प्लेग है। अगला लिखिए व्हाइट बैंड रोग, व्हाइट बैंड डिजीज। ब्लैक बैंड डिजीज है, उसी तरह से व्हाइट बैंड डिजीज। अगला बीमारी लिखिए एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस, ये भी बीमारी है कोरल में लगने वाला। एस्परजिलोसिस, ये सब बीमारी है कोरल में लगने वाला। अब बाकी लगातार हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन भी समुद्र में भेज रहे हैं। कोरल के नष्ट होने का अगला कारण लिखिएगा पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण। समुद्र में होने वाला लगातार जो पॉल्यूशन है, क्या? हाँ, वही तो पॉल्यूशन तो ही नहीं, सब तो पॉल्यूशन के अंदर आ ही जाएगा। चलिए, तो हो गया। तो ये हो गया कोरल रीफ का हमारा चैप्टर कुछ, ठीक है।